सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से, ठीक ठाक, खुशबाश, आबाद होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से प्यारे से उन रिश्तों के साथ जिनके साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। दिस इज़ मी योर होस्ट नुसरत मुगल, और एक बार फिर से आप तमाम लोग को वेलकम कहते हैं हम गुड मॉर्निंग विद वीनस में। सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं हमेशा आप लोगों से जब भी लाइव आती हूँ, जब भी बात करती हूँ, यही कहती हूँ कि जब भी सुबह उठा करें, ये बहुत ज़रूरी है। मैं बज़ाते ख़ुद ये काम करती हूँ, इसीलिए मैं आप सबको भी ये कहती हूँ कि आप लोग जब भी सुबह उठा करें तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह पाक ने एक और आपको नई सुबह दी है, आपने एक और नई सुबह में अपनी आँख खोली है। अगर आप अपने दोनों हाथों से सलामत हैं, दोनों पैरों से सलामत हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, खा सकते हैं, दुनिया की हर चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, तो इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है आपके पास। ये जो हम ठीक है, हमें बहुत शौक़ होता है कि हमें फेम मिले, हमें बहुत शौक़ होता है कि हमें पैसा मिले, हमें बहुत शौक़ होता है बड़ा घर हो, लग्जरीज़ हों। दिस इज़ वेरी गुड, अच्छी बात है। आप लोगों को अपने एम्स के लिए कोशिश करनी चाहिए, अपने गोल्स के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास अच्छी सेहत है, अगर आप बिल्कुल सेहतमंद हैं, अगर आपको सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में प्रॉपर हैं, तो फिर मैं समझती हूँ कि ये सारी चीज़ों को आप जो है वो फिर सेकेंडरी तौर पे रखा करें। खैर, सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ, हंसते रहा करें, मुस्कुराते रहा करें। ज़िंदगी जो है वो बहुत छोटी सी है और इस ज़िंदगी को हमने किस तरह से और अच्छा बनाना है, किस तरह से और पॉजिटिव वे में लेकर जाना है, ये हमने खुद डिसाइड करना है। बहरहाल, बात अगर की जाए आज के शो की, तो आज के शो में भी होने तो बहुत सारी चीज़ें वाली हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा स्टार्ट में बात करें, मतलब अभी जो मेरी और आपकी बातों का ये थोड़ा सा टाइम होता है, एक चीज़ जिसने हमारी ज़िंदगी को ना अपने मतलब घेरे में लिया हुआ है, और वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी भी चीज़ का पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं या नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, सबके पास, आप लोगों के पास स्मार्टफोन्स होंगे, तो ये जो स्मार्टफोन्स होते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसका पॉजिटिव यूज़ करेंगे या आप इसका नेगेटिव यूज़ करेंगे। आप किसी के लिए कुछ बुरा करने के लिए इसका यूज़ करेंगे या आप अपनी नॉलेज को, अपनी चीज़ों को मज़ीद बढ़ाने के लिए इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, बात यह है कि लोग कहते हैं जी आजकल जो हमारी टेक्नोलॉजी आ गई है उसने जॉब्स खा ली हैं। मैं इस चीज़ से इख्तलाफ करती हूँ। मैं इसलिए इख्तलाफ करती हूँ कि देखें, अगर आप दुनिया के साथ अपने आप को ग्रूम नहीं करेंगे, अगर आप आने वाली टेक्नोलॉजीज़ के साथ अपने आप को ग्रूम नहीं करेंगे, तो ये आपकी गलती है, ये किसी टेक्नोलॉजी की गलती नहीं है। लेट्स सपोज, अगर मैं बाय पर्सन, जैसे आपको पता है मेरी फील्ड है सिंगिंग, अगर मैं सिंगिंग की बात करूं तो अब म्यूज़िक में बहुत सारी इनोवेशंस हुई हैं। हमारे पास एआई ने बहुत सारी आसानियां कर दी हैं। अगर हम उन आसानियों को सीखेंगे नहीं तो फिर हम ये क्लेम भी नहीं कर सकते ना कि हम कहीं पीछे रह गए हैं, या जो टेक्नोलॉजीज़ आई हैं उन्होंने हमारे प्रोफेशन को कहीं किल कर दिया है। नहीं, जो म्यूज़िक कंपोजर्स हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, वो एआई पे काम कर रहे हैं, वो और जो इनोवेशंस हुई हैं म्यूज़िक में, वो उसको मज़ीद सीखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वक्त के साथ साथ हम भी अपने आप को और मज़ीद ग्रूम कर सकें। इसी तरह से अगर हम मेकअप की बात कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सुबह सुबह का टाइम है और मैं ज़्यादा कुछ उस तरह की बोरिंग बातें आप लोगों के साथ नहीं करने वाली, तो मेरी बहनें बहुत प्यारी प्यारी कुछ ऐसी भी देख रही होंगी जो अभी नाश्ता बना रही होंगी किचन में, शायद उनके लाउंज में जो है वो स्क्रीन पे मैं नज़र आ रही हूँ, कुछ जैसे ना झांक के देख रही होंगी और उसके बाद नाश्ता बनाने में मसरूफ़ हो गई होंगी। तो बात यह है कि अगर आप लोग भी बहनें मुझे सुन रही हैं सारी, मैं ये ज़रूर आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर मेकअप की बात की जाए, बहुत सारी इनोवेशंस आ गई हैं, बहुत सारी जिद्दत आ गई है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स चेंज हो गए हैं, मेकअप करने का तरीका चेंज हो गया है। डिफरेंट रील्स में आप लोगों ने देखा होगा कि दिखाते हैं कि हाफ फेस पे मेकअप किया गया और थोड़े से कुछ पुराने सालों का, फिर जो इस एयर इनोवेशंस आई उनका मेकअप किया गया। ये वो सारी चीज़ें हैं जो जिद्दत ला रही हैं, लेकिन अगर हम इस जिद्दत के साथ, इस इनोवेशन के साथ अपने आप को ग्रूम नहीं करेंगे तो फिर हम वही बात है कि क्लेम नहीं कर सकते। मैं जिस चीज़ की बात स्टार्ट से कर रही हूँ कि जी एक ऐसी चीज़ जिसने हमें अपने घेरे में लिया हुआ है, वो है जी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का दौर है जी, और आपका फेसबुक अकाउंट हो, आपका टिकटॉक अकाउंट हो, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हो, आपका जो है वो यूट्यूब अकाउंट। यूट्यूब तो खैर एक ऐसा
प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अर्न भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, इन प्लेटफॉर्म से भी अर्न कर सकते हैं, बट अगेन डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसी भी ऐप का या किसी भी आपको दी गई सहूलत का पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं या नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया की अगर बात की जाए, हम कल भी बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग विद वीनस में कि हम पोस्टिंग्स करते हैं, हम लोगों की अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो उसके फेस रिवील करना शुरू कर देते हैं। अगर हम कहीं डिनर पे जा रहे हैं, कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं, तो हम पिक्चर्स वगैरह जो है वो लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। अच्छा, पॉजिटिव अगर हम इसको देखें तो पॉजिटिव तो फिर वही है ना कि हम अब लोगों को मोटिवेट करें कि आप भी लोगों की हेल्प करें। बात सिर्फ इतनी सी होती है, ये सोचने का नज़रिया होता है, सोचने की थिंकिंग होती है, और आप लोग अगर अच्छा नहीं सोचेंगे, अच्छा करेंगे कैसे? ये भी तो बात है ना। सोच आप नेगेटिव रहे हो और करना आप पॉजिटिव चाह रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। सोशल मीडिया ने ना एक और चीज़ को भी बड़ा डैमेज किया है, और वो है रिलेशनशिप। अच्छा, बहुत सारे लोगों को शायद मेरी इस बात से इख्तलाफ हो जाए, हर एक का अपना ओपिनियन होता है। देखिए, मैं ये समझती हूँ, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जिनको आप देखते हैं उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो किस तरह से रह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं। सो अब सोशल मीडिया ने जो रिलेशनशिप का एक बाउंड्री सेट कर दी है ना कि जी छोटे इवेंट्स के लिए भी हमें तो या लग्जरीज चाहिए। अच्छा ठीक है, जिनको अल्लाह पाक ने अता किया है, जिनके पास है, बहुत अच्छी बात है, वो अपने पार्टनर्स को उसी तरह से जो है वो सारी चीज़ें अब दे रहे होते हैं, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रख रहे होते हैं। बट अगर हम एक मिडिल क्लास हस्बैंड वाइफ की बात करें ना, या फिर एक स्ट्रगलिंग हस्बैंड एंड वाइफ की बात करें, जो कि दो लोग एक साथ स्ट्रगल कर रहे हो, यानी कि हस्बैंड भी स्ट्रगल कर रहा हो, वाइफ भी स्ट्रगल कर रही हो, और या फिर मिडिल क्लास हो कि हस्बैंड जो है वो एक महदूद आमदनी कमाता हो और हाउसवाइफ है, उसकी वाइफ जो है वो घर में बच्चों को भी देख रही है, ससुराल की चीज़ें भी एडजस्ट कर रही है, और साथ ही साथ उसको पूरा अपना एक मंथली पैकेज लेकर चलना है कि जी जो मेरे मियाँ साहब मेरे हाथ में पैसे रखेंगे, इन पैसों से मुझे ये सारे एक्सपेंस पूरे करने हैं, बच्चों की फ़ीस भी देनी है, अगर रेंट का घर है तो फिर रेंट भी देना है, और इसके अलावा जो है वो फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह एंड ऑल, ये वो सारी चीज़ें देनी है। तो जब वो पर्सपेक्टिव ये देखा जाता है कि फ़लाँ इन्फ्लुएंसर है या कोई ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर इस तरह से पोस्टिंग्स कर रहे होते हैं, तो थोड़ा हम ना लड़कियों के लिए ना मोराल हाई हो जाता है। वो फिर अपने पार्टनर से वही एक्सपेक्ट कर रही होती हैं। अब वो बेचारा जो मर्द है वो अब एक बाउंड्री में, एक पिंजरे में रह के बहुत सारा काम कर रहा होता है, तो उसको फिर ये रियलाइज़ होता है कि शायद मैं किसी काम का नहीं हूँ, शायद मुझसे कुछ हो नहीं सकता, शायद मैं किसी काबिल नहीं हूँ। तो मेरी आज शुरू करते ही प्रोग्राम आप लोगों से गुजारिश ये है कि कोशिश करें कि सोशल मीडिया को देखकर अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल भी ये ना करें कि कंपैरिजन करना ना शुरू करें। और वैसे भी मेरे अब्बा भी मिसाल देते हैं, हमारे बड़े बूढ़े इस बात की मिसाल देते हैं और हमेशा से यही कहते हैं कि किसी का महल देख के आपको अपनी झोंपड़ी कभी भी नहीं जलानी चाहिए। तो जो अल्लाह पाक ने आपको दिया है उस पर आप जो है वो शुक्र अदा करें, और जो अभी तक नहीं मिला उस पर सब्र करें और कोशिश जारी रखें। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। आज का प्रोग्राम बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि कुछ डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमें ज्वाइन करेंगे गुड मॉर्निंग विद वीनस में, और यकीनन आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव शो प्रेजेंट करेंगे। और साथ ही साथ कोशिश तो जब जहाँ नुदरत हो वहाँ पर लाइटर नोट तो फिर चलता ही रहता है ना, मतलब सारी बातें चलती रहेंगी, यानी कि हम मस्ती मजाक भी करेंगे और साथ ही साथ कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें भी आप लोगों से शेयर करेंगे। सो चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, और ब्रेक से वापस आके अपने गेस्ट जितने भी हैं उनको वेलकम करेंगे गुड मॉर्निंग विद वीनस में। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं गुड मॉर्निंग विद वीनस में। और आज मैंने आप लोगों से जैसे इंट्रो में जिक्र किया था कि कुछ डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमारे साथ होंगे और बड़ा इन्फॉर्मेटिव सा अच्छा सा इन्फॉर्मेटिव इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश ये होती है जब भी वीनस की स्क्रीन्स पे हम आपके सामने आएँ या तो आप लोग हंसें, मतलब हंसें इन अ सेंस आप लोग खुश हों, बातें सुनकर एंजॉय करें, या फिर आप लोगों तक कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो और आप लोगों की भलाई की ही बात। तो मेरे गेस्ट, मेरे प्यारे प्यारे से खूबसूरत से गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में। तो मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। एज़ यू ऑल नो, इस नुदरत को आप लोग कब से जानते हैं कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी हमारे पास जो गेस्ट आते हैं उनमें जो फीमेल होती हैं मैं उन्हीं का इंट्रोडक्शन सबसे पहले करवाती हूँ कि लेडीज़ ऑलवेज कम्स फर्स्ट ना भाई। तो हमारे राइट हैंड साइड पे एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो पाकिस्तान की यंगेस्ट IT एक्सपर्ट भी है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी हैं। आपने उनका अपना सोशल मीडिया माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सोशल मीडिया एक्सपर्ट का ही सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो लोग कैसे मानेंगे कि वो सोशल मीडिया एक्सपर्ट है। तो भाई वो एक बहुत अच्छी इंसान भी हैं और साथ ही साथ लोगों के लिए, मतलब आप लोगों के लिए, यंग जनरेशन के लिए बहुत सारा काम भी कर रही हैं कि किस तरह से आप लोग सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए अर्न कर सकते हैं। आपको टिप्स बताती हैं, ट्रिक्स बताती हैं। आज वो सारे लोग जिनको सोशल मीडिया यूज़ करने में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, आज उनको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाली हैं। सो जी, गुड मॉर्निंग विद वीनस में हमें ज्वाइन किया है सोनिया मुनव्वर ने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सोनिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। आपने मुझे बुलाया प्रोग्राम में, मैं काफ़ी अरसे से वेट कर रही थी आपकी तरफ से इनविटेशन आए। नहीं नहीं, बिल्कुल आप काम अच्छा कर रही हैं और आपका शेड्यूल भी वैसे बहुत टफ होता है, ये भी हमें पता है, क्योंकि जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बहुत जो है वो मेहनत के साथ काम करना पड़ता है। सोनिया, आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मैंने, लेकिन उससे पहले हमारे साथ और भी गेस्ट मौजूद हैं, मैं आपसे उनका भी इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। मैंने कहा ना कि डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। और मैं लेफ्ट हैंड साइड एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे साथ है आज। सुबह जब हम बात कर रहे होते हैं ना तो बड़ी मोटिवेशन मिलती, हमें लोगों से मिलके मोटिवेशन मिल रही होती है। अच्छा, ऐसे लोगों से मिलके मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जो एक साथ डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, मतलब साथ ही साथ कोई इवेंट्स भी मैनेज कर रहे होते हैं, साथ ही साथ हमारी जो इंडस्ट्री है उसको भी टाइम दिया हुआ है। और मतलब आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो आपका लास्ट इंप्रेशन होता है, मैं हमेशा से यही बात कहती हूँ। तो ये जो है ये आज यहाँ आए हैं, हमारे लिए ये बहुत ऑनर की बात है कि हमारे गुड मॉर्निंग विद वीनस में उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आपने इनको छाए हुए देखा टीवी स्क्रीन्स पे, एक कुछ खास कैरेक्टर भी है, वो भी हम उनसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करती ना, अभी पहले बातचीत का सिलसिला आगाज़ करते हैं। साथ ही साथ जो है वो दुबई में होते हैं, वहाँ पर इवेंट्स भी कर रहे होते हैं, पाकिस्तान की एक्टिंग इंडस्ट्री को भी बहुत टाइम दिया है। और आप लोग जैसे ही मैं उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगी और वो आपको नज़र आएंगे तो आप लोग उनको फ़ौरन से रिजेंबलेंस कहीं ना कहीं आ जाएगी, यूटिलाइज आप लोग एकदम कर ले, अरे इनको तो वहाँ देखा था, इनको तो वहाँ देखा था। तो हमारे साथ आज गुड मॉर्निंग विद वीनस में मौजूद हैं सैयद फहद। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम फहद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। वो जो कैरेक्टर की हम बात कर रहे थे वो हम अभी डिस्क्लोज करते हैं आगे, ठीक है? अच्छा, इसी के साथ फहद के साथ ही जो है हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट मौजूद हैं। और मैं क्योंकि हम ऑफ एयर जब होते हैं तो हम यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी क्या बात होनी चाहिए, ऐसी बात जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँचे, आप लोगों तक अच्छी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे भी जो कि इस वक्त इस मसले ने भी बहुत सर उठाया हुआ है। हमारे बेचारे गरीब लोग, जैसे मैं अभी बात कर रही थी अपने इंट्रो में कि एक मिडिल मैन है, एक मिडिल क्लास मैन है, वो मजदूरी कर रहा होता है या फिर वो जो है वो रिक्शे चला रहा होता है या कोई और ऐसा काम कर रहा होता है, तो उससे अपनी बहुत सारी बाउंड्रीज, लिमिटेशंस को सेट करते हुए अपने खर्चे करने पड़ते हैं, अपनी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन जब आप उनका रोज़गार बंद हो जाएगा या उनके रोज़गार पे किसी ना किसी की कोई आफत आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो फिर वो बेचारा अपने घर का, अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा। तो जी रिक्शा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आज हमारे साथ मौजूद हैं इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बातों का आगाज़ ज़रा सोनिया आपकी तरफ से करते हैं। ये बताइए, आजकल अभी हम इंट्रो में मैं बात की थी, सोशल मीडिया सबकी ज़रूरत बन चुका है, लेकिन मैं ये कह रही थी कि डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसे पॉजिटिव यूज़ करते हैं या नेगेटिव यूज़ करते हैं। क्या मेजर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं इस वक्त सोशल मीडिया के लोगों पे? सोशल मीडिया एक मेरा ख्याल है कि फीवर की तरह लोगों में फैलता जा रहा है। हर कोई चाहता है कि मैं सोशल मीडिया पे एक स्टार बन जाऊं या उसके ज़रिए कोई मुस्बत यूज़ करते हुए अर्निंग हो जाए। ज़्यादातर लोगों का मोटिव ही होता है हमें कहीं जाना ना पड़े, घर बैठे हम कुछ ज़राए आमदनी हमारी आसान हो जाए। या हमें ख़ास करके लेडीज़ का ये इशू होता है क्योंकि उनको ट्रांसपोर्टेशन का बहुत आने जाने में मसला होता है, फिर टाइम मैनेजमेंट। तो बेहतरीन तरीका ये है, मैं तो लोगों को गाइड करती हूँ कि आप आपका जो अपना फेसबुक अकाउंट है आप उसके ज़रिए प्रमोशन कर सकते हैं।
जो बिल्कुल बेसिक है, आजकल हर कोई चला ही लेता है, यूज़ कर लेता है, कुछ ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको। तो आप उसी पे प्रमोशन कर सकते हैं। आपके अपने अगर फॉलोअर्स अच्छे हैं, ज़्यादा हैं, और आप बहुत अच्छा कंटेंट लगा रहे हैं, अपने यूज़ कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, तो आप अच्छी तरीके से उस तरह मतलब बेसिक यूज़ करके भी फेसबुक का बहुत अच्छे से पॉजिटिव अर्निंग कर सकते हैं। मतलब थोड़े बहुत कुछ फीचर्स, कुछ की ट्रिक्स आप यूज़ करके ही अर्निंग अच्छी कर सकते हैं। जी जी, Facebook मतलब जो रोज़मर्रा का आपका इस्तेमाल है वही कंटिन्यू कर लें, बस कंटेंट आपका अच्छा हो, मुस्बत हो, या अगर कोई न्यूज़ बेस लगा रहे हैं तो आपकी जो न्यूज़ हो वो ऑथेंटिक हो, लोग उसको फिर फॉलो करें। ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये बड़ा मसला है हमारे साथ। मैं अपनी भी बात अब थोड़ा कुछ टाइम पहले तक की करूंगी कि हम लोग अगर कुछ भी सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, हम कभी वेरिफिकेशन ही नहीं करते कि आया ये बात दुरुस्त है नहीं है। हम फौरन एक वो एरो का बटन आता है ना शेयर का, हमें लगता है कि बस हमारा ये फर्ज है कि हम ये शेयर कर दें। लेकिन पॉजिटिव कंटेंट, जो लोग पॉजिटिव कंटेंट बना रहे होते हैं, वो शेयर करते हुए हमें थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि नहीं यार ये तो पॉजिटिव चीज़ है, कैसे शेयर करें। तो भाई ज़रा कोशिश किया करें कि जो भी न्यूज़ आप देखते हैं उसको पहले वेरीफाई कर लें कि ये ऑथेंटिक है भी या नहीं है। फ़हद भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक्टिंग से भी ताल्लुक़ है, इवेंट्स भी करें। फ़हद, सबसे पहले तो हम चाहेंगे ये ज़रा ये जर्नी शेयर करें कि ये कब से सिलसिला चल रहा है और कैसे शुरू हुआ ये सिलसिला। जी शुक्रिया मुझे मौका देने का। जो पहला मेरा प्रोग्राम था वो एक प्राइवेट चैनल के लिए था, अब से उम्मीद से शो का नाम था। तो उसमें हम सब उम्मीद से हैं। जी, तो उसमें मुझे मौका मिला बात करने का, और उसमें मुझे कैरेक्टर दिया गया मौलाना फजल रहमान साहब का, जो हमारे एग्जैक्टली ये मैं इस कैरेक्टर की बात कर रही थी जो हमने अभी डिस्क्लोज किया है। जी, तो ये हमारे फेमस पॉलिटिशियन है और बड़े नामवर शख्सियत है, तो मुझे उनका कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला। फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, वो काफ़ी फेमस हुआ कैरेक्टर। फिर उसके बाद ऑफर्स पे ऑफर्स आई, कुछ तकरीबन 20 के करीब ड्रामों में काम किया। क्या बात है। फिर 5-6 कमर्शियल्स में काम किया, वो भी बड़े बड़े ब्रांड्स थे। फिर उसके बाद म्यूज़िक वीडियोस में काम किया। फिर मैं दुबई सेटल हो गया जाके। दुबई में फिर मैं इवेंट्स करता रहा, शोज़ भी किए मैंने एज अ होस्ट। फिर ड्रामे और फिल्में प्रोड्यूस की वहाँ पे। अच्छा, एज प्रोड्यूसर भी जो है वो जंप इन किया है, तो मुझे बताइए दोनों में से अगर एक चीज़ सेलेक्ट करनी हो कि काम एज प्रोड्यूसर कर लें या फिर फ्रंट मैन पे आके काम कर लें, तो फ़हद क्या सेलेक्ट करेंगे? नहीं, फ्रंट पे ज़्यादा बेहतर है। हमेशा मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करना, लोगों से इंटरेक्ट करना। बट प्रोड्यूसर के साथ मुझे क्या था कि एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उस पर कैसे कमांड ले लूँ पूरा प्रोजेक्ट के ऊपर, और मैं जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। बिकॉज एज एन एक्टर ऑल्सो आपकी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्योंकि आप एज अ होस्ट ऑल्सो, जैसे आपका रोल जो है, जैसे मेरा रोल है, अगर मैं होस्ट करूँ या आप जो होस्ट कर रही हैं और मैं अगर एक्ट करूँ, तो हम फिर भी बहुत सारे कंट्रोल्स में होंगे, हमारे बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस हम देखने होंगे। पर एज अ प्रोड्यूसर क्या होता है, थोड़ा सा एज मिल जाता है आपको कि आप कुछ चीज़ों को अपनी कमांड में लेके कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि डायरेक्शन और प्रोडक्शन भी स्टार्ट करूं। तो मैं जब एक्टिंग कर ही रहा था, मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक्टिंग का मार्जिन जो है, जो प्रेजेंट करने का बहुत कम है, क्योंकि मैं बहुत कंट्रोल हूँ इन अ वे कि मुझे हर चैनल भी कंट्रोल कर रहा है, मुझे प्रोड्यूसर कंट्रोल कर रहा है, राइटर अलग कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्टर अलग कंट्रोल कर रहा है। एक्सक्यूज मी। तो मैंने बोला कि ये सब चीज़ें बड़ी मुश्किल हो रही हैं, क्योंकि फिर मैं जो चीज़ करना चाह रहा हूँ, फ़र्ज़ करें मुझे एक कैरेक्टर एक प्रेजेंट करना है जिस तरीके से, और मैं वो नहीं कर पा रहा, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। फिर मैंने डिस्कशन की लोगों से, मैंने कहा मैं इस चुंगल से कैसे बाहर निकलूँ, सर्कल से कैसे बाहर आऊँ। तो उन्होंने कहा उसी तरह हो सकता है जब खुद लिखोगे, तुम खुद डायरेक्ट करोगे, खुद प्रोड्यूस करोगे। तो मैंने कहा तो अच्छा आइडिया है। फिर मैंने वो सीखता रहा, डायरेक्टर्स को असिस्ट किया, प्रोड्यूसर्स को असिस्ट किया, डिफरेंट वे में लाइन प्रोडक्शन की, वो सब करते करते इवन मैंने कैमरामैन्स को भी इन अ वे असिस्ट किया, उनसे पूछता रहा कि आप मुझे बताएं, कि मुझे सीखने का, जैसे आप अर्ज कर रही थी, तो मुझे सीखने का बहुत शौक था, इल्म हासिल करने का। और मैं कहता था कि जी अगर कैमरामैन से भी मैं सीख सकूँ, लाइटमैन से सीख सकूँ, साउंड ऑपरेटर से, बूम ऑपरेटर से सीख सकूँ कि तुम अपने बूम जो है, यानी कि माइक जो है, इस हाइट पे क्यों रख रहे हो, इस पे क्यों नहीं रख रहे हो। तो इतनी सारी चीज़ें मैं सीखता रहता था। उससे करते करते मैं प्रोडक्शन डायरेक्शन में आया, तो वो जर्नी बहुत अच्छी। उससे मुझे इंटरनेशनल काम करने का मौका मिला, और मैंने काफ़ी कंट्रीज़ के लोग साथ काम किया। अब तक मैं 400 सेलिब्रिटीज़ के साथ इंटरनेशनली काम कर चुका हूँ। और ये सब उसके अलावा जो मेरी बैंक की एक जॉब चल रही है ऑन अ डेली बेसिस, वो मैं रेगुलरली वो कर रहा हूँ एज अ डे जॉब। ये सारा एक तरफ, और बैंक की मतलब इतना वो लोग कहते हैं, जो लोग बैंक में जॉब करते हैं ना, वो बड़े रूड हो जाते हैं और बड़े रूखे हो जाते हैं, उनका दिमाग खुश्क हो जाता है। ऐसा कुछ है नहीं है? नहीं, बहुत बिल्कुल नहीं है। मैं तो प्रोबेबली बैंकर ही नहीं लगता कहीं से। लोगों, अगर मैं बैंक में भी होता हूँ तो लोग बोलते हैं तुम बैंकर नहीं हो, तुम जाओ बाहर अपना एंटरटेनमेंट करो, तुम जो कर रहे हो। बिल्कुल। और जब मैं एंटरटेनमेंट के लोगों से बोलता हूँ और उनको बोलता हूँ मैं बैंकर हूँ, तो वो मानते ही नहीं, वो कहते हो ही नहीं सकता कि तुम बैंकर भी हो। ये दो अलग अलग शोबे हैं, और दो अलग अलग प्रोफाइल्स हैं, दो अलग अलग प्रोफेशंस हैं।
और जहाँ तक आप बात करिए जो लोग थोड़े से रूखे मिजाज के हो जाते हैं, जो लोग बड़े तंग मिजाज के हो जाते हैं, वो बेसिकली वो लिंक करते हैं फाइनेंस के सेक्टर से हाँ, कि ना सिर्फ बैंकर्स पर फाइनेंस के जो लोग होते हैं वो किताबों में अकाउंट्स में पूरे पूरे दिन ऑडिट में बैठे रहते हैं, तो उस वजह से उनसे वो लिंक की जाती है बात, उनसे मंसूब की जाती है। तो मुझसे लोग करना भी चाहे तो नहीं कर सकते, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है। ऐसा ही है बिल्कुल। और आप जब बात भी करते हैं तो पता चल जाता है कि भाई नहीं भाई, अगर ये बैंक की जॉब भी है, बैंकर भी हैं, लेकिन फिर भी रूड नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है बिल्कुल। और ये आप भी सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, कितना कनेक्टेड हैं? ना आई डोंट थिंक, मतलब मैं कनेक्टेड जितना भी हूँ, लेकिन मैं शायद इनसे मुझे हेल्प चाहिए होगी सोनिया जी से, क्योंकि मैं शायद प्रॉबेबली मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ अपनी चीज़ें ना उस तरह से। क्योंकि जाहिर है आप समझे, अगर डेली बेसिस पे बैंक की जॉब चल रही है, वो शाम में वो ख़त्म होती है, फिर उसके बाद अपने काम, तो सोशल मीडिया वैसे मैनेज नहीं हो पा रहा। तो बट डेफिनेटली मैं हूँ। और आपने जो एक टॉपिक उठाया था कि हम सोशल मीडिया से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं या उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसका बड़ा एडवोकेट हूँ, मैं इसको बड़ा वोकल करता हूँ। मेरे अक्सर ट्रेनिंग सेशंस भी होते हैं पाकिस्तान में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, दुबई में भी मैं पढ़ाता हूँ, कॉलेजेस कंपनीज़ को भी मैं ट्रेन करता हूँ डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स पे। तो मैं ये बोलता हूँ कि हर चीज़ का, ना सिर्फ सोशल मीडिया का, हर चीज़ का सही इस्तेमाल ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। टीवी का, कंप्यूटर का, लैपटॉप्स, व्हाटएवर आपके पास फ़ोन्स है, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों का सही, हर चीज़ का आप गलत इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं ना। हर चीज़ के अंदर, हर चीज़ के एक गलत ऑप्शन आपके पास, एक दो रास्ते हमेशा होते हैं आपके पास। तो आपको कुरान में भी बताया कि आप हमेशा दो रास्ते आपके पास होंगे। आपको शैतानी चीज़ें जो आप बोल रही थी, इंटरटेनमेंट वाली चीज़ें हम शेयर करते हैं, और जो न्यूज़ है और जो हम इस्लामिक वाली चीज़ें और जो नॉलेज वाली चीज़ें हम शेयर नहीं करते, क्योंकि उसमें अल्लाह ने भी बोला है कि मज़ा आपको हमेशा ही शैतानी कामों में आएगा, आपको अच्छी चीज़ों में नहीं आएगा। तो यही वजह है कि हम लोग नहीं शेयर कर पाते। और मैं समझता हूँ कि हमारा अलमिया है सबसे बड़ा हमारे मुल्क का, कि हमारा पूरा दिन, पूरा रात चाय के कैफ़े पे बैठना, इंटरटेनमेंट की बातें डिस्कस करना। आप बहुत कम लोगों से मैंने भी सुना है कि वो कोई दीन की या कोई रिलीजियस बात करेंगे या कोई एजुकेशन की बात करेंगे, बट सोशल मीडिया से बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास है ही नहीं एजुकेशन से। आप अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं, आपने कुछ भी बात करनी है, आप अपने सोशल मीडिया पे अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं। और यही वॉइस रेज लोगों ने भी की है। और चूंकि हमारे पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं, हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इमरान साहब की तरफ बढ़ने से पहले, क्योंकि जो बात उनसे करनी है वो बड़ी सुनने वाली बात है और बहुत इन्फॉर्मेटिव है, लोगों के फ़ायदे की बात है, लेकिन बहुत सारे हो सकता है लोग हमें वो भी देख रहे हों इस वक्त जो कि रिलेट करते हों इस चीज़ से, उनका भी रोज़गार बंद हो गया हो, उनकी भी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो गई हो। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं। गुड मॉर्निंग विद वीनस में सोनिया हमारे साथ हैं, फाद हमारे साथ हैं। बढ़ते हैं ज़रा इमरान साहब की तरफ, क्योंकि ये बात करना बहुत ज़रूरी है और यकीनन अब लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि भाई हाँ ठीक है, इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए। इमरान साहब, रिक्शा एसोसिएशन से आपका ताल्लुक़ है, मुझे ये बताइए कि अभी हमारे जितने भी ड्राइवर हजरात हैं उनको सबसे मेन मसला क्या दरपेश है इस वक्त? जो उनकी रोज़मर्रा की जो उनकी आमदनी थी उसके ऊपर बहुत बड़ा कतकन लगा हुआ है। बिल्कुल। और सेकंड इसमें देखें, दो तबका जो है वो वैसे तो एक इंडस्ट्री को हिट किया इस पाबंदी ने, लेकिन इसमें जो ख़ास तौर पे दो तबके मुतासिर हो रहे हैं। एक वो ख़वातीन, वो बच्चे, वो बुज़ुर्ग जो सस्ती सफरी सहूलत यूज़ करते थे। बिल्कुल। और आपको पता है कराची के अंदर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तो है नहीं। अब ये कोई रेड बसेस, ग्रीन बसेस वो इस तादाद में है नहीं। 2015 की
रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की 2015 में 19,000 बसेस की ज़रूरत थी कराची में। ठीक है। जब वो बसेस 19,000 बसेस आप नहीं दे सकेंगे तो लोग फिर मजबूरन इस मोटर कैब रिक्शे के ऊपर सफ़र कर Exactly, रहे थे बिल्कुल। और सस्ती सफ़र सहूलत आपको दरवाजे पे उतार रहे थे। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो रोज़मर्रा की बुनियाद पे सौदा रोज़गार सल्फ के लेने, लिए, ग्रोसरी सौदा के सल्फ लिए, लेने के लिए, काम करने काम के के लिए भी लिए जाती हैं। थी, तो उनको ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बसेस में आपको पता है कि वो कितना ज़्यादा रश होता है और फिर वो हर मर्द भी उनके कंपाउंड में घुसे हुए हाँ, वो होते हैं। इसमें तो कोई निजाम नहीं, तो बिल्कुल। इस वजह से सबसे ज़्यादा इनको बेहतर Safe मोटर था, कैब safe रिक्शा भी लगता था। था। अब वो दोनों तबका जो है इसमें मुतासिर है, लेकिन क्योंकि जो रोज़मर्रा की बुनियाद पे जाने वाले हैं उन्होंने तो अपना अल्टरनेट ढूंढना है। बिल्कुल। लेकिन ये जो तबका है जो इसी के ऊपर मुयसर था, वो इस वक्त बहुत तकलीफ़ में है। और हम पिछले तकरीबन 1 साल से, जब से ये पाबंदी, साल हो गया इस पाबंदी को। अच्छा, इस पाबंदी की वजूहात क्या है? वो ये वजूहात है कि कंजेक्शन, और ये जो है वो कानून पे अमल नहीं करते। तो कानून पे अमल कराना, तो जो अमल दरामद करने के लिए आपने खड़े किए लोग, उनकी जिम्मेदारी है। उस ड्राइवर को तो एजुकेट करें ना आप। कोई गवर्नमेंट ने कोई आज तक कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनाया। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रही थी कि मैं इसी तरफ आना चाह रही थी। आपने यही बिल्कुल सही बात की कि हम ड्राइवर्स को ब्लेम ज़रूर कर रहे होते हैं कि जी वो रॉन्ग वे आ रहे हैं या वो इलिटरेटेड हैं। जाहिर सी बात है, जब तक हम उनको बताएंगे नहीं वो सीखेंगे कैसे? उनकी भी तो ट्रेनिंग्स होनी चाहिए ना। देखिए, 70 करोड़ रुपए के चालान हुए, ई चालान, यानी कि 70 करोड़ का चालान पूरे शहर वायलेशन कर रहा है, तो आप उसको चालान, अगर कार वाला वायलेशन करता है आप उसको चालान देते हैं, बाइक वाला वायलेशन करता है आप उसको चालान देते हैं। ऐसे ही मोटर कैब रिक्शा। और सब में बड़ी आपको एक बात बताऊं, आज तक आपने नहीं सुना होगा कि 52,000 रुपये का चालान मोटर कैब रिक्शे वाले को एक दिन के अंदर दिया गया। 52,000। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जिसकी रोज़मर्रा की जो है 1,500 और 2,000 रुपये हो, उसको आप 52,000 रुपये का चालान देंगे तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। Exactly. हम ये कह रहे हैं कि आप पहले इसको हमें SOPs दें। हम 1 साल से ये चीख रहे हैं कि आप हमें SOPs दें, कानून लागू कर दें, हमें बता दें। आप हमारे जो है स्पेसिफिकेशन के बाद हमें रिक्शा मिला है। इसमें एक डिपार्टमेंट नहीं था, इसमें यूनिवर्सिटी भी थी, इसमें कई डिपार्टमेंट मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने नोटिफिकेशन करने के बाद हमें दिया। DIG ट्रैफिक साहब ऑनेस्ट आदमी, बहुत अच्छा आदमी, उन्होंने कहा कि जी राइट साइड बंद होनी चाहिए क्योंकि ख़वातीन अचानक उतर जाती हैं, एक्सीडेंट का ख़तरा है। हमारे स्पेसिफिकेशन में नहीं है, हमने राइट साइड बंद कर दी। ठीक है। आप हमें SOPs तो दें, आप हमें वो चीज़ें तो मैसर करें। आप कहते हैं कि आप कहीं पे भी मोटर कैब रोक के, जो है रिक्शा रोक के आप सवारी उठा लेते हैं। भाई आप स्टैंड लगा दें ना। आपने पहले देखा होगा रिक्शा टैक्सी स्टैंड लगे हुए होते थे। बस कौन से इसके ऊपर अमल दरामद कर रही है? बस भी अपने स्टैंड तो आप पाबंदी, 60 लाख मोटर बाइक है शहर के अंदर, तो वायलेशन 60,000 मोटर कैब रिक्शा कर रहा होगा या 60 लाख बाइक कर रही होगी? ऑब्वियसली जो मेजॉरिटी हैं, जो चीजें हैं। जी। तो आप जिन शाहराहों पे मोटर कैब रिक्शा बंद है, क्या वहाँ पे कंजेक्शन नहीं हो रही? ये सवाल है मेरा। बिल्कुल। फिर दूसरी बात ये कि यहाँ पे ताकत का सर चश्मा, मतलब जो ताकतवर शख्सियतें जो इख्तियारात रखते हैं, मेरा मतलब सोच ये है कि कोई गरीब आदमी की कोई अहमियत नहीं है। मैं जिनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ वो बहुत गरीब लोग हैं। बिल्कुल। उनकी ना कोई सियासी बसीरत है और ना कोई वो पैसों में कोई बहुत ज़्यादा अमीर है कि वो कोई ताकत रखते हो। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि आप मर्ज़ी के मुताबिक रोड, सिफारशात के ऊपर रोड बंद होना शुरू हुए, फिर सिफारशात के ऊपर खुलना भी शुरू हो गए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो 60,000 रिक्शा ड्राइवर सफ़र कर रहे हैं, तो ये भी क्या उन सियासी शख्सियत की मरूने मिर्रत रहेंगे कि उनके पास जाएं, उनके पैर पकड़े और किसी को बोलें कि हमारे भी लिए रोज़ी खुलवा दो? तो मेरा ये सवाल है आला हुक्काम से कि इसके ऊपर नज़रसानी करें। आगे रमज़ान भी है, बिल्कुल आगे बहुत रमज़ान मुश्किल। भी है। देखें, आप सिर्फ एक चीज़ देख लें कि इस वक्त जो ये वक्त गुजर रहा है, इस वक्त में 2,000 रुपये कमाने वाले की ज़िंदगी कैसी गुजर रही होगी, जिसमें उसने बच्चों को भी पालना है। किसी के 5 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, किराए का घर है, अच्छा कोई परदेश से भी आगे यहाँ पे रोज़ी कर रहा है, तो उनके लिए इस वक्त कितनी मुश्किलात होंगी। तो फिर आप जब इनके ऊपर, इनकी रोज़ी के ऊपर पाबंदी लगाएंगे तो फिर ला मौला वो दूसरी तरफ देखेंगे, फिर शहर में क्राइम भी बढ़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है, जब इंसान के पास कुछ करने के लिए रोजी रोजगार नहीं होगा। और इमरान साहब जब खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जी जो जो चीज़ें स्पेसिफाई हमें की गई हैं, जो जो वायलेशंस का हमें कहा गया है, हम उन पे अमल दरामद कर रहे हैं,
तो फिर उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि यकीनन इस रोज़गार पे मोहर नहीं लगनी चाहिए। और आप कोशिश करें, जो भी आला काम हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, कि बेचारे वो लोग जो बहुत मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं, उनके पास उनकी रोज़ी रोटी का यही एक ज़रिया है। अब आपने उनको बिल्कुल ठप कर दिया है, अगर उनका रोज़गार ख़राब कर दिया है, तो थोड़ा सा इस बारे में भी सोच लें, क्योंकि वो जो पावर में लोग होते हैं उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, लेकिन बेचारा जो गरीब जो रोड पर रिक्शा लेके निकल रहा होता है, वो निकलता है घर से तो ये सोच के निकलता है कि भाई आज जब मैंने घर वापस आना है तो मैंने ये सामान भी लेना होगा, मैंने सौदा भी लेना होगा, मैंने बच्चों के लिए भी कुछ लेना होगा, मैंने अपने घर का किराया भी देना होगा, मैंने बिजली का बिल भी भरना होगा। ये सारे एक्सपेंसेस भी हैं और फिर घर के एक्सपेंसेस भी हैं, और फिर जब रोज़गार ही बंद हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा। बिल्कुल इमरान साहब, मैं और भी कुछ क्वेश्चन हैं वो करूँगी। सोनिया, ज़रा बात इस चीज़ पर भी कर लेते हैं कि आजकल ये लोगों ने, जैसे आप भी सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, हमारे पास भी बहुत सारे एड्स आ रहे होते हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ एड्स होते हैं जो कि पेड एड्स होते हैं, लोग पे करते हैं सारी चीज़ों के लिए कि आपके एड्स डिफरेंट लोगों को डिफरेंट रीजन्स में आपकी टारगेटेड ऑडियंस को शो होने चाहिए। तो जो ऑर्गेनिक रीच होती है और जो पेड एड्स होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, कुछ आप अगर मिसाल के तौर पे सेलिब्रिटी हैं, टीवी पे आ रहे हैं, तो लोग आपको जानते हैं, आपका फेस पहचानते हैं, वो आपसे आपके काम से मोहब्बत करते हैं, तो फिर वो खुद आपको आप तक अप्रोच करते हैं, आपकी फेसबुक सर्च कर रहे होते हैं, कुछ आपके इंस्टाग्राम देख रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं आपको। तो वो डिपेंड करता है कि आप अगर मतलब सेलिब्रिटी हैं तो जाहिर है आप टीवी पे आ रहे हैं, लोग जानते होंगे, तो वो आपको ऑर्गेनिक रीच वहाँ से मिल जाती है। मगर अगर आपका कोई ब्रांड है और फिर न्यू ब्रांड है, या आप उस पे शोबिज़ में या किसी भी फील्ड में नए हैं और आपको लोग नहीं जानते, तो आपको फिर एड्स का सहारा लेना पड़ता है अपने अकाउंट को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए। जब आपका थोड़ा सा मतलब बैलेंस हो जाता है अकाउंट, आप सोशल मीडिया पे थोड़े से फेमस हो जाते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट्स पे ऑर्गेनिक रीच आने लग जाती है। अच्छा, पेड एड्स कितने अमाउंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं और कहाँ तक ये जा सकता है? ये आपके फॉलोवर्स पे, आपके अकाउंट पे डिपेंड करता है। अगर आपका अकाउंट न्यू है तो आपको फेसबुक की जानिब से डिफरेंट ऑफर्स दी जा रही होती है, एड्स चल रहे होते हैं फेसबुक की जानिब से भी कि 100 रुपीज़ में अपना जो पोस्ट है वो बूस्ट कर लें, 200 रुपीज़ में कर लें, 500 में कर लें, तो आपकी पॉकेट के हिसाब से ये बजट फ्रेंडली आपको ऑफर्स मिलती हैं फेसबुक की साइड से। मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ सोनिया बात करी तो यहाँ फास्ट सोच रहे होंगे कि बस ये तो बहुत आसान इनिशियल लेवल पे, लेकिन ये इतना इजी नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। अगर ये मतलब आप इसमें एक्सपर्ट्स की हेल्प ना लें तो आपका अकाउंट डिसेबल हो सकता है। हाँ। ये भी होता है, इतना इजी नहीं है। मतलब आप अगर ये सोच रहे हैं सिर्फ 100 रुपए में फॉलोवर्स हो जाएंगे तो मैं खुद कर लूँ, तो इस तरह नहीं है। अगर वो सब लोग सब कर लेंगे तो फिर हम किस लिए, या हमारी जिसका जो काम है वो वही करेगा। बिल्कुल ऐसा ये, लेकिन ऐसा होता है, लोग करते हैं, फिर जब उनसे नहीं होता ना, फिर वो हमें मैसेज कर रहे होते हैं कि मैंने खुद से कोशिश की थी, नहीं हुआ। तो मैंने कहा बस सर किसी से पूछ लें, जिनका काम है उनसे मशवरा कर लें, उसके बाद मतलब वो लोग खुद ही चाहते हैं कि हम खुद ही कोशिश करें। अच्छी बात है, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन करने से पहले किसी का मशवरा कर लें तो ज़्यादा बेहतर। अच्छा, मशवरा मैंने भी नहीं, मतलब मेरी सोशल मीडिया टीम ने नहीं किया था, मैं भी एक स्कैम का हुई थी शिकार। उस पर भी हम ज़रा बात करेंगे सोनिया, कि मेरा पेज था और मेरी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग थी, मतलब 2 लाख से ऊपर मेरे ऑर्गेनिक फॉलोवर्स थे, ठीक है। तो अब सीन ऐसा था कि मेरी एक सोशल मीडिया मैनेजर थी, उनके पास जी एक मेल आता है कि जी आपका जो पेज है वो अटैच हो गया हमारे पेड एड्स से, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको पेड एड्स मिलना शुरू हो जाएंगे, इसके लिए हम आपको पे करेंगे। और उन्होंने, मैडम ने वो पेड एड पे क्लिक किया और मेरा पूरा पेज हैक हो गया। ये क्या हुआ? ये तो आजकल मतलब कॉमन सी बात हो गई है। आप लोगों को ई चालान के नाम पे भी लिंक्स शेयर किए जा रहे हैं कि ई चालान पे करने के लिए लिंक पे क्लिक करें, आपका चालान है वगैरह वगैरह। तो इस तरह के ये बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। मेरे अभी एग्जांपल देती हूँ, मेरे अकाउंट में पेमेंट थी तो मुझे कॉल आई कि आपके अकाउंट में पेमेंट कितनी है। मतलब वो मुझसे आहिस्ता आहिस्ता करके मेरा अकाउंट उसमें डिटेल्स पूछ रहे थे, पिन बता दें, फलां बता दें, अच्छा अकाउंट कितना। मैंने जब नहीं मतलब बताने से मना करने की कोशिश की तो फिर वो मैं फलां इदारे से बात कर रहा हूँ, फलां से। मैंने कहा अच्छा आप कर रहे हैं, ज़रा होल्ड कीजिएगा, मैं दूसरे फ़ोन से आपकी भी बात करवा देती हूँ किसी की। तो वहाँ से कॉल कट हो गई। तो इससे वाज़ेह तौर पे पता चला था कि वो ना नाम लेकर या रेफरेंस देकर कोशिश कर रहे होते सामने वाले को। अच्छा, माशाल्लाह सोनिया तो क्योंकि सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं तो इन्होंने टैकल कर लिया। हमारे जो लोग होते हैं बेचारे, घर वाली ख़वातीन होती हैं या कोई मर्द हजरात भी ऐसे होते हैं जिन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती, वो ये करते हैं कि वो समझते हैं कि शायद वाकई हमारी कोई इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, बैंक्स वाले तो क्लियरली ये बात कहते हैं कि बैंक आपसे कभी भी आपका पिन डिमांड ही नहीं करता कि आप डायरेक्टली ऑन फोन कॉल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग फास्ट, ऐसा ही है ना,
कि बैंक कभी भी आपसे नहीं कहता कि आप फ़ोन कॉल पे अपना पिन बताएं या आप कहीं जो है वो मैसेज में लिख के सेंड कर दें अपना पिन, OTP जो आपके पास आता है वो कभी भी बैंक आपसे डिमांड नहीं करता। तो इस तरह के कुछ कॉल्स आया करें या कुछ भी, अगर जो लोग देख रहे हैं अगर किसी के साथ ऐसा कोई स्कैम हुआ है तो बी अवेयर ऑफ स्कैमर्स। अब तो इस तरह भी होता है कि लोग ना कॉल करते हैं, बोलते हैं मैं किसी और के अकाउंट में पेमेंट सेंड कर रहा था, बाय मिस्टेक आपके में आ गई। हाँ। तो वो मुझे रिटर्न करते हैं। तो मैं वैसे ही 1-2 दफ़ा किया और फिर वो इतनी इमोशनल बातें कर रहे होते हैं कि अस्पताल में मेरा कोई रिलेटिव है, मैं उसको पेमेंट सेंड कर रहा था, बहुत ज़रूरी है, वो आपके में चले गई और यूँ। तो पहले तो मैंने कहा अच्छा हो सकता है ये सच बोल रहा हूँ, तो पहले मैंने अपना अकाउंट चेक किया तो मैंने कहा नहीं इसमें कोई पेमेंट रिसीव नहीं हुई। तो फिर बार बार कॉल, तो फिर मैंने उनसे कहा कि अगर अब आपकी कॉल आई तो मैं ज़ाहिर है पुलिस में कंप्लेन करूँगी क्योंकि आप मुझे तंग कर रहे हैं और मेरे पास कोई पेमेंट नहीं आ रही। तो क्या करते हैं वो अपने मोबाइल से मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं, मैसेज करने से पहले 37 या जो भी उनका कोड है exactly. वो लिख देते हैं। जैसे मैं ये सपोज करूँ कि मुझे कंपनी से मैसेज आया गया है, जबकि वो कंपनी का मैसेज नहीं होता, आप अपने पर्सनल मोबाइल से मुझे भेज रहे होते हैं। ये बहुत अच्छी बात की है सोनिया ने, और ये मुझे भी आज कोई भी कंपनी होती है, आप किसी इदारे में जॉब भी करती हैं, मिसाल के तौर पे किसी मोबाइल कंपनी में जॉब करती हैं, आपसे कहा गया ये ऑफर अपने क्लाइंट को बताएं, तो आप अपने पर्सनल फोन से थोड़ी फोन करके बताएंगी कि हमारी कंपनी से ये ऑफर ले लें। तो आप तो अपने ऑफिस का जो आपको ऑफिशियल नंबर होगा आप उसी से कॉल या मैसेज करेंगी ना। बिल्कुल सही बात है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होना बहुत ज़रूरी है, और यकीनन आज के शो से आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल भी रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं गुड मॉर्निंग विद वीनस में। और यकीन जानिए जब हम ऑफ एयर होते हैं तब भी हम यही बातें कर रहे होते हैं जो हम ऑन एयर कर रहे होते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे से या तो पूछ रहे होते हैं अच्छा आपने ये बात की थी तो वो बात ऐसे कैसे कनेक्ट हो सकती है। तो अभी जो ब्रेक पे जाने से पहले सोनिया से हम बात कर रहे थे स्कैमर्स के बारे में, तो अभी एक पूरा हमारा पैनल डिस्कशन चल रहा था, इमरान साहब भी, फहद भी, हम इसी बारे में बात कर रहे थे। फहद, आपके साथ कभी कोई ऐसा स्कैम कुछ हुआ है सोशल मीडिया से रिलेटेड हुआ हो, या आप तो खैर बैंकिंग फील्ड से भी हैं, तो ज़रा इस बारे में बताइए। देखिए सबसे बड़ा स्कैम तो रिसेंटली मेरे साथ हुआ जो थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ ऑफ सोशल मीडिया था। मैं थोड़ा सा आगानी के लिए भी लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। और हम जैसे सोनिया, इमरान, आपने जो भी बात की वो सारे पाकिस्तान लेवल के स्कैम्स की बात की, मैं तो एक्सपोज हूँ इंटरनेशनल लेवल के स्कैम्स की। मैं 53 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ, तो मैंने हर मुल्क के अंदर एक अलग चीज़ ही पाई है। तो लेकिन जो मेरे साथ हुआ ज़ाती तौर पर मैं वो बताना चाहता हूँ, क्योंकि अच्छा होता है ना आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, लोग रिलेट कर सकते हैं। तो जो मेरा साथ हुआ तो ये हुआ था कि कुछ कंट्रीज़ में यूरोप की एक चीज़ होती है, जैसे आपके कार्ड के अंदर एक होता है ना CVV नंबर, और होता क्या है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपसे OTP मांगते हैं अक्सर पाकिस्तान, स्पेशली अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हो। बिल्कुल। तो मेरे साथ क्या हुआ, यूरोप के अंदर कुछ मुल्क में क्या है कि OTP का सेंस नहीं है या OTP नहीं मांगा था रिगार्डलेस आपका अमाउंट कितना हो। यूजुअली क्या होता है अगर अमाउंट छोटा होता है, पाकिस्तान में आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको OTP नहीं आता। अगर आप कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करते तो OTP आता है, तो आप बोलते हैं ठीक है 500,000 की ट्रांजैक्शन तो OTP का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 5,000 10,000 के लिए मुझे OTP चाहिए। यूरोप में कॉन्सेप्ट नहीं है कुछ कंट्रीज़ में कि OTP देंगे। तो होता क्या है कि वो अगर उनके पास आपका कार्ड नंबर आ गया तो आप समझें आप एक बिल्कुल ख़तरनाक स्टेज पे आ गए, क्योंकि वो कोई भी बंदा आपका कार्ड यूज़ करेगा, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी, आपको मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट से
इतने पैसे चले गए, तो मेरे अकाउंट से कोई तकरीबन 4.5-5 लाख रुपए पाकिस्तानी, माय मैं सुबह उठाऊँ कुछ 7 बजे बैंक अपने ऑफिस जाने के लिए, तो मेरी आदत है मैं अपना फ़ोन चेक करता हूँ कि क्या क्या मैसेजेस हैं सुबह ही सुबह। तो पहला मैसेज था ट्रांजैक्शन का, मैंने कहा SMS आया हुआ है, SMS मैंने पढ़ा तो मैसेज था कोई पाकिस्तानी 4.5-5 लाख रुपए चले। मैं हैरान हूँ, मैंने कहा ये ट्रांजैक्शन मैंने कब किया। अच्छा, एक और चीज़ होती है बैंक में, अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन आपके पास रिफ्लेक्ट होती है 2 दिन के बाद, 2.5 दिन, Exactly, ऐसे 3 दिन के बाद ऐसा होता है, लेकिन यूजुअली SMS होता है वो इंस्टेंट होता है, फ़ौरन आ जाता है। मैंने कहा शायद ये कोई ट्रांजैक्शन डिले हुई हो। अब मैं पूरे अच्छा, कुछ एक और प्रॉब्लम क्या है ऑन टॉप ऑफ इट, कि बहुत सारे ब्रांड्स के नाम जो है वो डिफरेंट नाम से रजिस्टर होते हैं मशीन्स पे। हाँ तो अक्सर फर्ज करें आपने शॉपिंग की हो लेट्स से वीनस पे और मैसेज आ रहा हो कि जी ABC कॉर्पोरेशन, क्योंकि मशीन जो है या बैंक ट्रांजैक्शन जो है वो एक ग्रुप के नाम पे हो रही है। Exactly. फर्ज करें वीनस एक ग्रुप का पार्ट है, ग्रुप में कोई 10-15 कंपनीज हैं, बिल्कुल ऐसा ही तो different वीनस ने होता क्या किया होगा कि वो जो बैंक की ट्रांजैक्शंस के लिए या मशीन जो है या अपना अकाउंट जो है वो ABC कॉर्पोरेशन में रखा होगा। तो आपने ट्रांजैक्शन की तो आपको समटाइम्स रियलाइज नहीं होता कि मैंने तो वीनस पे किया, लेकिन ABC कॉर्पोरेशन का क्यों लिखा हुआ है, है। यू आपको स्पेंड, लगता है कि यहाँ तो मैंने ट्रांजैक्शन ही नहीं की। बिकॉज मैसेज आता है यू स्पेंड 2000 रुपीज ऑन हाँ एग्जैक्टली ऑन दिस मर्चेंट। तो मर्चेंट का नाम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब उसमें मर्चेंट का नाम अजीब सारा हो सका। अब मैं दुबई में रहता हूँ, तो दुबई में बहुत कॉमन है कि हर जहाँ से हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो एक ग्रुप का पार्ट है, और अक्सर ट्रांजैक्शन का मैसेज ग्रुप के नाम से आता है। तो हमें ग्रुप से नाम पता है जो मैं रेगुलर ट्रांजैक्शंस करता हूँ। अब ये कोई अजीब सा नाम था, मैंने बोला ये क्या हुआ है। फिर मैंने इन्वेस्टिगेट किया, ऑनलाइन गया, चेक किया, पता चला कोई फ्रांस के अंदर एक ऑनलाइन स्टोर है। मैंने स्टोर को कॉल किया, मैंने कहा जी आपके पास मेरे इतनी ट्रांजैक्शन हुई, मैंने तो नहीं की है। तो उन्होंने कहा बैंक को रिपोर्ट करें। फिर मैंने बैंक को रिपोर्ट किया, तो फिर बैंक ने मुझे बताया कि जी देखें, अगर आपने OTP दिया है इस ट्रांजैक्शन का फॉर वट एवर, अगर आपका फ़ोन भी हैक हो गया और आपका ईमेल हैक हो गया है, तो OTP आया होगा और किसी ने हैक करके ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर दिया होगा। अगर आप इतने लेवल पे आपके साथ आप हैक हो चुके हैं, तो आपकी ट्रांजैक्शन तो एग्जीक्यूट हो गई, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। रिवर्स नहीं होंगे। लेकिन ये वो इंस्टेंस है जहाँ पर यूरोप के अंदर जैसे OTP नहीं आ रहा, तो अगर आप उसके शिकार हुए तो हम आपको ट्रांजैक्शन के पैसे वापस करेंगे। तो मैंने बोला मैंने तो अपना ईमेल वगैरह सब चेक किया, OTP नहीं आया। अब ये भी पॉसिबल है ना कि OTP आया और किसी ने डिलीट भी कर दिया क्योंकि उसने फ़ोन ही हैक कर लिया आपका। एग्जैक्टली यस। तो वो फिर बहरहाल एनीवेज टू कट द स्टोरी वेरी शॉर्ट, आफ्टर उनका 40 दिन का प्रोसेस होता है हर बैंक का कि वो पैसे इन्वेस्टिगेट करते, चेक करते। मुझे पैसे वापस मिले इसी बेस पे कि मैंने जैसे अर्ज किया कि यूरोप में कॉन्सेप्ट नहीं OTP का, और ये हमारी कंट्री यानी कि दुबई में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि आपके ट्रांजैक्शन के ऊपर OTP ज़रूरी है, कोई भी ट्रांजैक्शन बगैर OTP की नहीं जाएगी। तो उस वजह से उस बेस पे लॉ के हिसाब से मुझे पैसे मिल गए। लेकिन फ़र्ज करें आप अगर यूरोप में ही रह रहे हो, उसी कंट्री में जहाँ पर ये हो रहा है, तो आपका कार्ड अगर गया तो गया, मतलब आप समझें आपके पैसे निकल जाएंगे, पैसे चले जाएंगे। बिल्कुल और ऐसा ही है। और इसीलिए इसी वजह से बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारे लोग आप देखते हैं वो कार्ड पेपर मनी यूज़ करते हैं, वो कार्ड्स यूज़ नहीं करते, वो स्टिल ट्रेडिशनल मूड पे हैं, क्योंकि उनको यही लगता है कि पैसा को वैसे नॉर्मली मैनेज करना आसान है, कार्ड्स रखना बहुत कार्ड से मुश्किल है। आप किसी ना किसी स्कैम का या हैक का शिकार हो सकता है। क्योंकि देखिए ये तो एक स्कैम मैं बता रहा हूँ ना। अभी हमारे भी कुछ क्लाइंट्स हैं, जब उनके पेमेंट का कहा जाता है तो वो फिर यही कहते हैं ATM बहुत, मतलब जब वो समझते हैं कि मैं पेमेंट पहले तो वो रेमिडेंस के ज़रिए हम चाहते हैं कि हो जाए, फिर वो बैंक एप्लीकेशन के थ्रू ट्राई करते हैं, नहीं होती तब मतलब उनके पास लास्ट ऑप्शन होता है, फिर वो कहते हैं अच्छा मैं ATM से कोशिश करता हूं। एग्जैक्टली पहले वो ATM ऑफर नहीं करते हैं। क्योंकि ATM के अंदर भी स्कैम्स है ना। ATM में क्या होता है कि ATM में भी स्कैनर्स लगे हुए हैं। तो वो क्या कर, कुछ लोग फ्रॉड लोग क्या करते हैं कि ATM में जाके अपने सिस्टम लगा देते हैं जहाँ पर आप कार्ड डालते हैं तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर लेते हैं। ये तो एक है। फिर एक और तरीका आ गया नया, बहुत ईजी और बहुत शॉर्ट है। इसमें क्या है कि आप कहीं भी जा रहे हो दुनिया में, कोई भी बंदा आपके पास से गुजरेगा, उसके पास स्कैनर होगा, वो आपका कार्ड स्कैन कर लेगा। ओ माय गॉड, ये तो मतलब लोगों ने नित नए तरीके निकाल लिए हैं लोगों को स्कैम करने के, बजाय इसके कि हम लोगों के लिए कोई अच्छे काम करें, हम स्कैमिंग पे ज़्यादा चले जाते हैं। और आजकल तो ये कॉन्सेप्ट भी निकला हुआ है कि भाई कोई किसी से पूछता है यार आप क्या करते हैं, तो वो बड़ा प्राउडली कहता है आई एम अ हैकर। अरे व्हाट इज दिस, मतलब प्राउडली कह रहे हैं ठीक है अच्छा ये वाला जो सॉफ्टवेयर है कि ये जो मतलब हैकिंग है, ये जो है वो कहीं ना कहीं काम आने वाली चीज एथिकल हैकर है तो बेस्ट है। आप वो किसी अच्छे इदारे के में आप जॉब मिल सकती है, कर सकते हैं, लेकिन अच्छे काम के लिए आपकी जो भी स्किल्स हैं तो अच्छे काम में यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। आवाम के लिए भी, आपके लिए, खुद के लिए भी। गलत तरीके से यूज़ करते हैं आप खुद डरे रहते हैं, पता नहीं कब छापा पड़ जाए या कब मेरे साथ, मतलब
बुरा करेंगे तो बुरा तो आपको उसका फल मिलेगा ही बिल्कुल ना। ऐसा ही। अच्छा, इसी चीज़ को हम जरा इमरान साहब से लिंक करते हैं, क्योंकि मैं ऑफियर भी उनसे पूछ रही थी कि सोशल मीडिया के थ्रू भी हम वॉइसेस रेज कर सकते हैं अपनी हर प्लेटफॉर्म के लिए, अगर हमें कोई मसले मसाइल। लेकिन जाहिर है आपने एक बात बिल्कुल सही कही थी कि जो ड्राइवर हजरात होते हैं, बहुत सारे उनमें से ऐसे लोग हैं, मेरे ख्याल से मोस्टली ऐसे ही हैं जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं और उनको सही तरीके से सोशल मीडिया का यूज़ करना नहीं आता। तो आप ये बताइए कि आप फिर एसोसिएशन किस तरह से उनको मोटिवेट करेगी या किस तरह से उनको थोड़ा सिखाएगी, थोड़ा गाइड करेगी कि अगर आपने भी अपनी वीडियोस अपलोड करनी है, कोई मसाइल बताने सोशल मीडिया पे, तो आप बता सकते हैं। नहीं देखिए, इसमें जो है वो ज़्यादातर ड्राइवर हजरात जो है वो टिकटॉक यूज़ करते हैं। ठीक है। तो हमारे भी टिकटॉक के अकाउंट से फॉलोअर्स इसमें सारे ये रिक्शा ड्राइवर्स हैं, जो हम अगर कोई पैगाम भी देते हैं या व्हाट्सअप के थ्रू देते हैं या टिकटॉक पे हम अपनी वीडियो अपलोड कर देते हैं, उन तक पहुंच जाती है। तो इसमें सबसे बड़ा मसला यही है कि अगर ये एजुकेट होते तो इनके लिए इतनी मुश्किलात होती नहीं, और फिर मेरे ख्याल से ये काम करते भी नहीं। ये तो मजबूरी उनकी ये है कि वो पढ़े लिखे हैं नहीं। ज़्यादातर लोग जो है वो अंदरूनी सिंध के और पंजाब वगैरह के हैं, लेकिन है तो बेसिकली इंसान, और अब यहाँ कराची के अंदर जो है वो रोज़ी कमाने के लिए आए हुए। और जो है हम कोशिश करते हैं कि हम इन्हें बताएं कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है, लेकिन इतनी तादाद में है कि किस किस को बताएं। मेरे ख्याल है कुछ इस तरह से हमें प्लान करना चाहिए इस चीज़ को कि कोई ट्रेनिंग, कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए रिक्शा ड्राइवर्स के लिए भी, क्योंकि ये भी तो हमारा पार्ट ऑफ द सोसाइटी है ना। रिक्शा ड्राइवर्स के लिए नहीं, यहाँ पे तो सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जो खुद ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं खुद किसी ट्रेनिंग सेंटर से मैंने ट्रेनिंग नहीं ली, क्योंकि अच्छा एक बात आपको मैं ये भी बता दूँ, हम तो खुद सीखे, ठोक ठाक के ड्राइवर बन गए, लेकिन बाहर ममालिक में जो है बगैर ट्रेनिंग के, जी बगैर ट्रेनिंग के गाड़ी आप रोड पे जब तक आप पास नहीं होंगे लेके आ नहीं सकते। यहाँ पे क्या है, आप ऑटो ले लें, बाइक ले लें, आपको किसी इदारे की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप ड्राइव करें। और इसी यही मामलात हैं जो एक्सीडेंट का सद्देबाब बनता है। हाँ। कितने लोग मर गए, कोई पूछने वाला नहीं है। आप मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारा पैगाम पहुँच जाता है, आवाज़ हमारी चली जाती है। मैं 1 साल से कह रहा हूँ कि देखें ये लोग तकलीफ़ में, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। अच्छा, जब हादसा हो जाता है उसके बाद गवर्नमेंट जागती है, तो आप हादसे से पहले जाग लें ना। अब ये बाइक वाले, इनमें कितनों की ट्रेनिंग है, बस वाले कितनों की ट्रेनिंग है, हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है ही नहीं। ये बेसिक हमारी नीड है। जब आप पूरा निज़ाम दुरुस्त करने में लग जाए, आप सिग्नल लगा दें, जो चलाने वाला ही ट्रेंड नहीं होगा उस पर पासदारी क्या करेगा। और सबसे मेन चीज़ ये है कि आजकल तो ये वाला जो ट्रेंड है या ये वाला जो रुझान है, ये तो बहुत ही गलत है कि आप देखें कि बिलो 18 बच्चे बाइक्स चला रहे हैं, जिनको तो देनी साइकिल भी अभी सही से नहीं चलानी आती, वो बाइक चला रहे हैं। देखिए लॉ में है जो अनरजिस्टर्ड गाड़ी होती है, जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो रोड पे ना लेके बिल्कुल। यहाँ पे अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ रोड पे चल रही होती हैं। असल में अमल दरामद करने वाले जो इदारा इसको वो करता है, एक तो मुझे जहन से निकल जाता है लफ्ज़, नहीं इदारा जो कंट्रोल करता है इदारा, उस वो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेगा तो शहर का निज़ाम कैसे चलेगा। हाँ। एक आपके बेहतरीन जो डीआईजी ट्रैफिक आए थे पीर मोहम्मद शाह साहब, उनकी जो भी वजह थी वो ज़ाती उनकी या सियासी कोई मामला हो, पॉलिटिकल मामला हो, वो अलग है, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वो काम करके चले गए जो आज तक कोई नहीं कर सका। देखिए सबसे पहले आप ट्रैफिक पुलिस का जो सिपाही होता था या अफसर होता था, उसकी और आवाम की अक्सर लड़ाई रहती थी, बहुत ज़्यादा केसेस आते थे। ये जो ई चालान दिए, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि मुझे नुकसान जब होगा जब मैं उसके ऊपर अमल नहीं कर रहा हूँगा। पूरे शहर में होना चाहिए। अच्छा, उसमें ये सबसे बड़ी बात ये है कि मैं वायलेशन करूँगा तो मुझे सज़ा मिलेगी, मैं वायलेशन नहीं करूँगा तो मुझे सज़ा नहीं मिलेगी। अब जो रोड के ऊपर शख्स खड़ा होता है वो अपनी मर्ज़ी का मालिक होता है, वो आपको कहेगा कि भाई आप या तो मुझे पैसे दे दें, हाँ, और आप चले जाएं, या फिर आप ये चालान ले लें। तो लोग अक्सर ऐसा होता है चालान के डर से वो पैसे दे के ले लेते हैं। एक अच्छा काम था, ऐसे काम होने चाहिए, एक ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। तो हमारी सजेशन तो यही है। नहीं, बहुत अच्छी बात है और आपकी आवाज़ यकीनन कामे बाला तक भी पहुंच रही होगी और हम भी अपना पार्ट इसमें ये प्ले कर सकते हैं कि हम भी यही कहेंगे कि भाई देखें
होना बिल्कुल होना चाहिए, ना सिर्फ रिक्शा ड्राइवर्स के लिए बल्कि हर वो इंसान जो कि मेहनत कर रहा है, अपना रोज़गार अर्न कर रहा है, उसके लिए जो है ना वो ज़रूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। इमरान साहब, मैं चाहूँगी कि हम ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन उस ब्रेक से पहले एक मैसेज जो आप अपने थ्रू आवाम को देना चाहते हो या अब गवर्नमेंट को देना चाहते हो, तो मैं चाहूँगी वो मैसेज ज़रा आप प्लीज़ दे दें। देखिए, मेरा मैसेज तो, मैं तो 1 साल से मैसेज दे रहा हूँ। मैंने जो है वो कोई स्ट्राइक नहीं की, हमने कोई धरना नहीं दिया, हालांकि हमारे पास तादाद बहुत बड़ी है। ये बड़ा पॉजिटिव वैसे 60,000 रिक्शा ड्राइवर हैं, हम 10,000 भी रोड के ऊपर ले आए तो आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन हमने शुरू से कोशिश ये की, मेरी जो है पहले दिन का लफ्ज़ ये कि रियासत हमारी माँ है और माँ हमसे सुतेला सलूक ना करे। अपनी औलाद समझते हैं, आपका काम है आप या अल्टरनेट दें या SOPs दें, पाबंदी ना लगाएं। लेकिन अगर आप हमारी रोजी रोटी बंद कर देते हैं हमारे रिक्शा ड्राइवर्स की, तो आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप उनको सिखाएं, आप उन्हें बताएं कोई शिकायत है, ज़रूरी नहीं है कि हमसे शिकायत नहीं है, बहुत शिकायतें होंगी, लेकिन हमें मौका तो देना सुधरने का। ड्राइवर हजरात को आप हमें ट्रेनिंग सेंटर भी प्रोवाइड करें ना। जब आप हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करें और उसके बाद कोई वायलेशन करता है तो वो सज़ा का मुर्तकिब है। बिल्कुल। तो मेरा पैगाम यही है कि रमज़ान के हवाले से भी कि मुबारक महीना है, तो इसमें आप अल्लाह की रज़ा के लिए रहम करते हुए इन रिक्शा ड्राइवर पे, इनके हालात बहुत ख़राब है और ये बहुत तकलीफ़ का शिकार है। सबसे बड़ी तकलीफ़ ये कि जिस पाबंदी वाली जगह पे ये गुजर जाते हैं ना, वहाँ इनके साथ ये होता है कि जब इनको पकड़ के ले जाया जाता है, या तो उनसे अच्छी खासी रकम ली जाती है, जो रकम ना दे सके फिर उसकी FIR हो जाती है। और FIR किस चीज़ पे हो रही है? रोज़ी कमाने पे। ये सबसे बड़ा दुख है कि अगर कोई क्राइम करने पे FIR हो रही होती ना, एक क्रिमिनल रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है एक ड्राइवर का, सिर्फ इस बात के ऊपर कि वो अपने बच्चों का पेट पालने निकले। बहुत पॉजिटिव बात की है इमरान साहब ने, और यकीनन जो लोग सुन रहे होंगे वो ये भी देखें कि ये सिर्फ इमरान साहब ये नहीं कह रहे कि आप जो है ना वो बस हमें वायलेशन करने दें और हमारा रोज़गार खोल दें, ये नहीं कह रहे। वो यही कह रहे हैं कि SOPs हमें चीज़ें जो बताई गई हैं उसको हम उसी तरह से फॉलो करेंगे। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, एक बार और आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं गुड मॉर्निंग विद वीनस में। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया एक ऐसी पर्सनालिटी ने जो कि एंटरप्रेन्योर भी हैं और साथ ही साथ यूथ एंड करियर एडवोकेट भी हैं, बहुत अच्छी एडवाइजेस भी देते हैं। मैं भी बहुत सारी एडवाइजेस लेने वाली हूँ आज उनसे। शाज़ेब रईस हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाज़ेब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग। थैंक यू फॉर कमिंग। और साथ साथ फहद तो मौजूद ही हैं और सोनिया भी मौजूद ही हैं। सोनिया से भी बहुत सारी हमने बातें की सोशल मीडिया के हवाले से, फहद से भी हमने ये भी जाना उनकी जर्नी के बारे में भी, और साथ ही साथ जो एक स्कैमर्स की बात स्टार्ट हो गई थी वो भी हमने की। शाज़ेब, चूँकि अब आप आए हैं तो ज़रा हम आपकी तरफ बढ़ते हैं और हम बहुत ज़्यादा ये जानने पे मतलब मुनसर करते हैं कि जो इमिग्रेशंस होती हैं बहुत लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम पुरानी बातों को छोड़ के, क्योंकि नया साल है 2026 है, तो हम ज़रा इस पर बात कर लेते हैं कि इस साल में क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास वीज़ा इमिग्रेशन वगैरह के लिए। अच्छा, इमिग्रेशन में चूँकि बड़ा फ्रिक्वेंटली चेंजेस आते हैं इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ में, तो अभी जब जनवरी का मिड स्टार्ट हुआ और 2026 भी स्टार्ट हो चुका था, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक और चेंज लेकर आ गए। EB-2 NIW एक इमिग्रेशन प्रोग्राम है अमेरिकन इमिग्रेशन का,
तो बड़ा मेजर चेंज आया जिसमें 75 कंट्रीज़ को उन्होंने अभी वीज़ा एप्लीकेशन को फ्रीज़ किया है, ओके जिसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी शामिल है। तो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी ये हो गई कि पाकिस्तान को अगर बैन कर दिया गया है या फ्रीज़ कर दिया गया है तो अब पाकिस्तानियों के लिए फ्यूचर क्या हो सकता है। तो उस पर फिर मैंने थोड़ी सी बात की इस हवाले से, तो पता ही चला कि ये जो अभी फ्रीज़ किया गया वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस, ये नॉन इमिग्रेंट प्रोग्राम के लिए नहीं है। वो तमाम लोग जो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, जो विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, वो आज की डेट में भी वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं। सही। ये जो पॉलिसी को अभी ब्रेक किया है इन्होंने, जो फ्रीज किया है, वो इमिग्रेंट प्रोग्राम पे किया है, जो कि फैमिली इमिग्रेशन प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें ऑलरेडी वैसे भी कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होता है तो तकरीबन 17 साल लगते हैं उस प्रोसेस के अंदर, 17 ईयर्स। तो अगर किसी की फैमिली वहाँ पर अमेरिका में इवन मौजूद है, बहन भाई हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, अगर वो आपको इन्वाइट करते हैं तो तकरीबन 17 साल लगते हैं उस प्रोसेस में। तो एक तो अभी उसको मजीद डिले कर दिया है, ओके, मतलब और टाइम ज्यादा लगेगा, मजीद जो टाइम ज्यादा लग जाएगा उसमें। असल में होता ये था कि जब बहन भाइयों को बुला लिया जाता था ना, तो वहां पर जाके वो पब्लिक फंड्स के ऊपर जो बर्डनाइज हो जाते थे, जिसकी वजह से अब वो एक पॉलिसी मेकिंग ऐसी कर रहे हैं अपनी कि वो वहां पर जाके बर्डनाइज ना हो, उनके अपने पास फंडिंग्स इतनी अवेलेबल हो, कम से कम 1 साल का बजट इतना अवेलेबल उनके पास हो कि ताकि कोई भी अगर उनकी लिविंग एक्सपेंस है, जॉब हंटिंग के टाइम पे कोई भी वो अपना सर्वाइवल टाइम अपना स्पेंड करना चाह रहे हैं तो वो इजीली अपना कर सकें। तो तमाम नाजरीन जो आपके इस चैनल से जो वाबस्ता हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि एक तो स्टूडेंट वीज़ा और विजिटर वीज़ा के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, और इमिग्रेशन के लिए भी जो अप्लीकेबल है वो भी तकरीबन 2-4 महीने की पॉलिसी का ये इसको फ्रीज किया गया है। उसके बाद ये पॉलिसी सारी ईजी हो जाएंगी। तो 2026 की एक बहुत मेन अपडेट एक तो ये थी। बाकी ऑस्ट्रेलिया की और कनाडा की इमिग्रेशन ने बड़ा ज़बरदस्त एक जोर पकड़ा है 2026 के। अगर हम ट्रेंड्स को देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि जितने लोग अप्लाई करना चाहते हैं इमिग्रेशंस, क्योंकि हम जो डील करते हैं वो स्किल्ड इमिग्रेशन में डील करते हैं। अच्छा, इमिग्रेशन बिजनेस अलग होती है, स्किल्ड इमिग्रेशन अलग है। तो स्किल्ड का मतलब ये है आपके पास एक सर्टेन एजुकेशन और एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। विद होल फैमिली यू कैन मूव एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, जर्मनी, स्वीडन। इन कंट्रीज के अंदर अप्लाई आप कर सकते हैं इजीली। और इसकी कुछ एक रिक्वायरमेंट्स है जिसमें अगर हम नॉर्मली अगर जर्नली देखते हैं तो आपके पास 16 ईयर जो एजुकेशन अगर है, यानी कि अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है और अगर आपके पास कुछ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स इसके होते हैं, आपने पॉइंट्स अगर पूरे कर रहे हैं तो पूरी फैमिली के साथ माइग्रेट कर सकते हैं। जबरदस्त। तो मतलब 2026 में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज और भी मजीद हैं, और आगे तो अभी पूरा साल चलना है, तो पता नहीं बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुलने वाली हैं। सोनिया, मेजर मिस्टेक्स जो लोग करते हैं जब सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर रहे होते हैं, मैं चाहूँगी ज़रा उन मिस्टेक्स के बारे में बात कर लीजिए जिसकी वजह से उनका अकाउंट ग्रो नहीं कर पाता या उनको फॉलोवर्स गेन करने में मसला होता है। जो मेरी नज़दीक जो सबसे मेजर इशू है, अगर आपका न्यूज़ बेस पे आप कोई भी खबर, ज़रूरी नहीं है वो खबर, मतलब कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज़ हो, अगर आप वो पूरी मालूमात के बगैर शेयर कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात, गलत बात तो यही है। उसके बाद हमारे यहाँ AI आ गया जिसका लोग बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं, चाहे वो वीडियोज़ हों, तस्वीर हों, बल्कि अब हर चीज़ के लिए वो, अब मैं कहती हूँ अगर किसी ने रियल पिक्चर भी किसी सेलिब्रिटी के साथ बनाई है तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। पहले बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि हम फलां इवेंट में जाएंगे, फलां से मिलेंगे या पिक्चर, अब वो ख़त्म हो चुका है। मतलब ये चीज़ मैंने अभी रिसेंटली अपनी वीडियो भी अपलोड की थी कुछ दिन पहले कि भाई आपने जो है वो लगा दिया कि आप जो है हानिया आमिर के साथ नाश्ता कर रहे हैं, मतलब व्हाट इज दिस। आपने लगा दिया जी आतिफ असलम के साथ जिम जा रहा हूँ मैं, मतलब क्या है भाई तो सोनिया क्या है ये? पहले मैं ये सिर्फ सोच के खुश होती थी। ऐसी बहुत, एक दफ़ा मैं अपनी फैमिली के साथ रमज़ान ट्रांसमिशन थी तो मतलब एक सेलिब्रिटी होस्ट कर रहे थे, वो मुझे उनसे मिलने का बड़ा क्रेज़ था कि मैंने इसी मजाक में कहा, अम्मी आज उनकी मदर की मुझे कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि मेरा जो बेटा है, अब मतलब जो सेलिब्रिटी है वो आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। और होना क्या हुआ कि अगले दिन वो बात सच हो गई, मुझे उस शो से कॉल आ गई और मुझे इनवाइट कर लिया गया। तो मेरी अम्मी ने कहा जो कहा था वो सच हो गया। लेकिन आज के दौर में ये पॉसिबल नहीं है। आजकल तो मतलब वो ख़त्म ही हो गई बात। आपको किसी से मिलना है तो अब आपको उसके लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। AI का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी वीडियोस, पिक्चर्स, मतलब वो आपकी जो एक एक्साइटमेंट थी ना वो ख़त्म करती है। जितना इसको आपको अपना पॉजिटिव यूज़ करना चाहिए उतना हम नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं। हमें चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी टॉपिक पे बात करनी है या हमें कोई नॉलेज में अपनी इजाफा करना है तो आप यूज़ करें। एक तो ये जो ChatGPT को आप लोगों ने खिलौना बना दिया है, तो ऐसा लगता है ChatGPT भी सोचता होगा मैं पाकिस्तान आके मैंने पाकिस्तान में लाख के गलती कर दी मैंने, मतलब लोग अपने दिल के हालात शेयर कर रहे हैं ChatGPT से। अच्छा
हम बहुत हंसते हुए बात कर रहे हैं इस बारे में, लेकिन ये एक बहुत बड़ा डेंजरस मसला भी बन सकता है। अगर आप एडिक्ट हो जाएंगे ना इस चीज़ के, तो आप अपनी पूरी फैमिली से दूर हो जाएंगे। आप यकीनन पबजी की अगर मैं बात करूं तो ये जो वो गेम है जिसने पता नहीं कितने लोगों की जानें तक ली हैं। यानी कि आप अपनी फैमिली को नहीं देखेंगे, अपने बहन भाइयों में नहीं बैठेंगे, अपने माँ बाप के साथ नहीं बैठेंगे, आपको सिर्फ आप हो, आपका एक डोर क्लोज हो, रूम हो, और आप बैठ के जो है ना वो गेम्स खेल रहे होते। सेम गोज या किसी भी चीज़ की वैसे भी ज़्यादती आपको मुश्किलात की तरफ ले जाती है। तो कोशिश करेंगे जो जितनी चीज़ें हैं ना ये हमारी सहूलत के लिए हैं। ये इसलिए नहीं है कि हम 24 घंटे चैट जीपीटी से बातें कर रहे हों और अब फेक चीज़ें जो है वो बना रहे हों। आप यूज़ करते हैं फास्ट चैट जीपीटी, एआई से कोई दूर तक करीब तक ताल्लुक? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अभी जो सोनिया ने पॉइंट रेज किया बहुत वैलिड पॉइंट है। अराउंड द वर्ल्ड यही डिलेमा है कि लोग जो है वो एआई को यूज करते करते, जैसे हमारे प्रोफेशन में हम बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी से रोज मिल रहे हैं। अब हमारे लिए चैलेंज ये हो गया कि अगर हम आप पिक्चर लगाएं तो लोग उसको क्या कमेंट देने वाले। क्योंकि इवेंचुअली क्या हुआ है कि जैसे पहले होता था आप किसी की पिक्चर एडिट करके एडोब वगैरह से जो सॉफ्टवेयर से डाल देते थे, लोग पहचान लेते थे कि नहीं एडिटेड है। अब एआई इतना परफेक्ट काम कर रहा है कि आप उसको चैलेंज करने भी चाहे तो नहीं कर सके। हालांकि आपको डाउट भी होगा, आपको लगेगा कि ये काम जो है वो सही नहीं भी हो रहा, बट अचानक क्या होगा कि वो आप खुद ही एक डाउट मानेंगे। अभी मुझे अक्सर ये होता है कि मैं तो अक्सर लोगों से मिल रहा होता हूँ, पिक्चर डाल दूँ, मैं लोग क्या फील करेंगे अब, क्योंकि एआई इतना रियलिस्टिक आपको मटेरियल दे रहा है और ऐसा रिजल्ट दे रहा है कि आपको यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि क्या रियल है और क्या फेक है। इवन वीडियोज जो बन रही हैं अभी, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, अभी रिसेंटली एक सिंगर है पाकिस्तान में जो मेरे साथ काम करना चाह रहे थे, मुझे फीचर करना चाह रहे थे अपने वीडियो में। तो मैंने उनसे कहा कि जी मैं पाकिस्तान, उस वक्त मैं दुबई में था, मैंने कहा जब पाकिस्तान आएंगे हम कोलैबोरेट करेंगे। तो मैं आया, मैंने उनको बोला मैं आया हूँ पाकिस्तान, तो वीडियो में मैं आपके काम करता हूँ जो भी हम करते हैं। तो उन्होंने बोला यार मुझे पिक्चर भेज दो, मैं ना तुम्हें फीचर कर दूंगा वैसे ही। तो मैंने कहा कैसे करेंगे आप? तो उन्होंने कहा मैं एआई से बना रहा हूँ ना पूरा वीडियो। तो मैंने कहा आपको एआई से बनाने की जरूरत है? मैंने कहा मैं आया हूँ, मैंने कहा शूट करिए। तो उन्होंने कहा नहीं यार मैंने अपना वीडियो देखा। उन्होंने फिर अपना क्लिप भेजा जो ऑलरेडी एआई से बना। तो मैंने कहा ये तो लग ही रहा है एआई से बना हुआ। कह रहे हाँ यार ये सस्ता है, मैं आराम से बना रहा हूँ घर बैठे बैठे, कोई ज़रूरत नहीं है परमिशंस की, इक्विपमेंट की, एडिटिंग की, मैं घर बैठे बैठे। उन्होंने छोटे छोटे क्लिप्स बना के अपनी और अपने साथ जो अच्छी बात है, काम आसान करें लेकिन दूसरों का काम बर्बाद ना करें। अब ये हम असल चीज़ों से बहुत दूर। अब जितना चैट जीपीटी की बात करिए मैं बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। मैं हमेशा अपनी एग्जांपल ज़्यादा पेश करता हूँ क्योंकि फिर अगेन मैं वही बात करता हूँ, उससे रिलेट कर सकता है आदमी कि जो बंदा बोल रहा है उसने खुद एक्सपीरियंस किया नहीं। अक्सर क्योंकि बोलते हैं ना लोग के आप तो बोल रहे हैं आपको क्या पता। तो मुझे आपके साथ कौन सा हुआ है? तो मैं अभी एक रिसेंट शो में गया हुआ था, कुकिंग शो था, तो जहाँ पर मैं और 2 टीमें काम कर रही थी, एक मेरी टीम थी एक और टीम थी। तो मुझे बोला कि आप कुकिंग भी जानते हैं तो कुकिंग करिएगा। मैंने कहा करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो मेरे साथ खातून जो होती हूँ, हालांकि वो शेफ़ थी, वो कह लेंगे नहीं मैं चैट जीपीटी से इसकी रेसिपी देखती हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा आपको क्या जरूरत है, मैं बता तो रहा हूँ रेसिपी। नहीं, उनको भरोसा चैट जीपीटी पे और आप यकीन करें चैट जीपीटी ने जो रेसिपी बताई उस डिश की, वो एग्जैक्टली मैंने उनको बता चुका था। लेकिन भरोसा चैट जीपीटी, लेकिन वो पता नहीं क्यों बार बार चैट जीपीटी। यार आपको क्या रिलायंस है इतनी चैट जीपीटी के ऊपर कि मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो एग्जैक्टली वही तो है। वैसे एक बात है सर, जो चैट जीपीटी पे मटेरियल होता है जो हम सर्च कर रहे होते हैं वो हमें प्रोवाइड करता है, वो वही चीज़ें होती हैं जो नॉर्मली लोगों ने लिखकर सर्च करने की कोशिश की होती है। उसके अपनी कोई वो नहीं होती इंटेलिजेंस, ये हमारी ही, हमने जो लिख लिख के सर्च किया होता है वो एक जगह जमा कर रहे होते हैं, फिर कोई सवाल करता है तो वो उसमें से ही जवाब नहीं। मतलब ये कुछ अलग नहीं है कि चैट जीपीटी कुछ अपना हमें जो है वो प्रोवाइड कर रहा हो, ये हमारी चीजें ऐड हुई। बिल्कुल। मैंने अभी रिसेंटली न्यूज़ बना रही थी तो मैंने कौंसल जनरल का नाम सर्च करना था, मैंने लिखा कंट्री का नाम लिखा कि इसके कौंसल जनरल जो पाकिस्तान में वो मुझे उनका नाम बता दें, तो नाम गलत आया, जबकि मेरे पास था लेकिन वो उर्दू में किस तरह लिखते हैं वो मुझे नहीं समझ आ रहा था। तो इसलिए मैंने चैट जीपीटी की हेल्प ली, लेकिन पता चला कि उसने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है शायद, क्योंकि आप भी यहाँ मौजूद हैं। अभी हम कुछ टाइम पहले आपके ज्वाइन करने से पहले हम स्कैम्स की बात भी कर रहे थे। तो यकीनन जब हम इमिग्रेशन के लिए जाते होंगे, हमारे पास जब हम फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं एड्स आ रहे होते हैं, जी आप फलां जगह वीज़ा अप्लाई करें, आपके फ़ौरन यूँ चुटकी बराते इमिग्रेशन हो जाएगी। तो ये हम स्कैमर्स से, ये वाले स्कैमर्स से कैसे बचा जा सकता है? कैसे पता चलेगा कि फेक क्या है, रियल क्या है? ये आपका बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और मेरी कोशिश ये होती है कि हर प्रोग्राम में इसको ज़रूर डिस्कस किया जाए, क्योंकि ये बड़ा कॉमन एक लोगों का एक मिथ है भी है और जो प्रॉब्लम भी है कि इससे बचा कैसे जा सके स्कैम्स। क्योंकि जहां बात बाहर जाने के हवाले से होती है, बेचारे लोग एयरपोर्ट पे खड़े रह जाते हैं और उनके एजेंट्स आते नहीं हैं, पासपोर्ट्स उनके हाथ में होते हैं और उनका फेक वीज़ा लगा हुआ होता है बेसिकली। अब बचा कैसे जा सकता है? तो जैसे अभी सोशल मीडिया की बात हो रही है तो 2 अलग अलग चीज़ें हैं।
एक है कंटेंट क्रिएटर जो एक बड़ा जबरदस्त सा थंबनेल लगाते हैं यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई अब तो पोर्तुगल ने बड़ी जबरदस्त इमिग्रेशन ओपन कर दी हैं, वर्क परमिट मिलने लगे हैं, स्पेन के लिए तो पाकिस्तानियों के लिए बड़ी आज़ादी होना शुरू हो गई है। बड़े जबरदस्त उनके थंबनेल बेसिकली होते हैं, वो अट्रैक्टिव होते हैं, क्लिक बिडिंग वाली चीज होती है उसके अंदर। तो एक तो वो कंटेंट क्रिएटर लोग हैं, वो उनका ताल्लुक इमिग्रेशन की लीगल लॉ से रिलेटेड नहीं है। अब हमें भी बहुत से लोग ऐसे लिंक्स भेज देते क्या वाकई स्पेन में ऐसा हुआ है कि ये कोई नई पॉलिसी आई है, हम कभी भी उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते क्योंकि हम चलते हैं अपने लीगल लॉज के हिसाब से कि रियलिस्टिकली वहां पर इमिग्रेशन की पॉलिसी में कोई चेंज आया या नहीं आया, क्योंकि हम डेली बेसिस पे ऑफिशियल न्यूज़ को हम ज्यादा फॉलो करते हैं। तो उसमें बचा कैसे जा सके, देखिए अब चैट जीपीटी की बात हो रही है, इंटरनेट की बात हो रही है, अब तो मोबाइल में हमारे जो है सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अगर हम एक सेल्फ रिसर्च कर सकें, सेल्फ रिसर्च सिर्फ 10 से 15 मिनट का काम है। हाँ। अच्छा होता क्या है कि हमें अगर कोई भी एक छोटी सी चीज भी मार्केट से बाय करनी है तो हम 3 शॉपकीपर से मालूम करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली करियर का जब फैसला करना होता है तो हम एक प्रोफेशनल करियर काउंसलर के पास नहीं जाते, या अगर हमें स्टूडेंट वीजा या कोई इमिग्रेशन अप्लाई करना है वहां पर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 50-60 हज़ार रुपए 1 लाख रुपए बच रहे हैं, हम किसी ग्रुप्स में जाके, फेसबुक के ग्रुप्स, व्हाट्सएप के ग्रुप्स, किसी से फ्री इन्फॉर्मेशन ले लें। शादिब इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल हमारे पास थोड़ा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं, इसी बात को कंटिन्यू करेंगे, इसी इन्फॉर्मेशन को आप तक प्रॉपर पहुंचाएंगे। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं। गुड मॉर्निंग विद वीनस में शादिब से हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ये जो हमारे पास इमिग्रेशन वाले स्कैम्स होते हैं इनसे बचा जा सकता है। जी शादिब कंटिन्यू करेंगे हम। बस हम करियर की बात कर रहे थे कि जब भी हमारे कोई भी करियर डिसीजंस होते हैं या इमिग्रेशन के हवाले से हमें कोई एक प्रोफेशनल एडवाइस की ज़रूरत होती है, हमारी कोशिश होती है हम उन लोगों से एडवाइस लें जो ऑलरेडी बाहर मौजूद हैं। हाँ। अच्छा अब उनको गए हुए 5-10 साल 15 साल हो चुके होते हैं, यहाँ तो इमिग्रेशन के अंदर डेली बेसिस पे चेंजेस आते हैं इमिग्रेशन पॉलिसीज में, आज क्या है कल क्या है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए 2-3 मेन पॉइंटर्स हैं। सही। वो मेन पॉइंटर्स में सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप गूगल करें और आप जो मुख्तलिफ कीवर्ड्स आप सर्च करें कि टॉप इमिग्रेशन कंसल्टेंट इन द पाकिस्तान। देखिए अब अगर गूगल ने उनको रैंक किया हुआ है और अगर वो एक पुराने काम कर रहा है, अच्छा क्योंकि सोशल मीडिया के लोग बैठे हुए हैं वो बोलेंगे एसईओ किया हुआ होगा तो इसलिए शायद वेबसाइट ऊपर आ जाती है, ये भी एक समटाइम्स होता है। लेकिन देखिए ये मैं सिर्फ एक वन ऑफ द देम फैक्टर बता रहा हूँ मैं कि आप वेबसाइट की जो रैंकिंग है अगर टॉप 10 में आपकी आ रही है वेबसाइट्स, उन टॉप 10 को आप ओपन करें। सेकंड जो आपको ड्यू डिलिजेंस करनी है वो आपको उसका चेक करना है सक्सेस स्टोरीज का सेक्शन, सही कि पास्ट उनका क्या रहा है, कितने साल से वो इमिग्रेशन फर्म काम कर रही है, उनके पास्ट में उन्होंने कितने लोगों को अभी तक भेज दिया है बाहर, बाकायदा तौर पे सक्सेस स्टोरीज उनकी क्या है। अच्छा सक्सेस स्टोरी में जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो गूगल के रिव्यूज़ हैं कि अगर आप गूगल के रिव्यूज़ देखते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कितने पुराने काम कर रहे हैं और लोगों ने इनके बारे में क्या कहा हुआ है। सही। अच्छा कुछ वीडियोज़ भी हैं, क्योंकि मैं इसमें एक और भी चीज़ बताऊंगा कि जहाँ सारी पॉजिटिव चीज़ें हम इनके हवाले से बात कर रहे हैं कि ड्यू डिलिजेंस के अंदर ये सारी चीज़ें देखनी है, वहाँ समटाइम कुछ चीज़ें फेक भी होती हैं। ये भी मैं इसमें भी जो काफ़ी सारी फेक है, जिसे मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो हमें कॉन्टैक्ट करते हैं कि आप फेक रिव्यूज़ डलवा लें, ठीक है। तो अब वो समटाइम्स अच्छा अगर कोई कॉम्पिटिटर्स हैं तो वो आपकी प्रोफाइल पे आके फेक रिव्यू डाल देंगे, 1 स्टार रिव्यू दे देंगे। अब अगर आपका क्लाइंट वो पढ़ रहे हैं तो वो तो समझेगा कि ये वाकई इनका कोई क्लाइंट था, उसने जो है अपना एक जो कंप्लेन है इसने वो लॉन्च की यहाँ पर, जबकि वो फेक रिव्यू होता है। एग्जैक्टली। तो हर एक चीज़ की डिटेल मॉनिटरिंग करना, और बल्कि हमारे यहाँ तो अब लोग माशाल्लाह इतने स्मार्ट भी हो गए हैं, कुछ लोग बड़े स्मार्ट हैं
कि उनके नाम कॉपी करके गूगल रिव्यू से वो जाते हैं लिंक्डइन के ऊपर और फिर वहां से प्रोफाइल- कांटेक्ट करते हैं कि क्या आप वाकई इनके क्लाइंट रह चुके हैं। तो जो ड्यू डिलिजेंस अच्छे किस्म के करेगा ना, तो मेरा ख्याल है उसको इन स्कैम से वो दूर भी रहेगा। लेकिन कितनी हम जितनी अच्छी अपने आप को सेव कर सकते हैं ना, वो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर रहता है। इसके अलावा अब तो बहुत से लोग वीडियोस भी बनाते हैं, जब किसी की सक्सेस सामने आती है तो वीडियोस भी लोग अक्सर बनाते हैं, पॉडकास्ट हो रहे होते हैं, बताते हैं कि हमारी सक्सेस स्टोरी हो गई, वीज़ा ग्रांट्स नोटिस लगा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को वो देखें लाजमी। मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों को देखने से स्कैम का शिकार आप कम से कम हो सकते हैं। और एक लास्ट थिंग वो ये है कि सबसे ज़्यादा जो स्कैम्स होते हैं ना, वो वर्क परमिट के नाम पे होते हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। क्या आपकी हम जॉब लगवा देंगे उस कंट्री के अंदर, आप इतने पैसे दे दें, इतने बाद में दे दीजिएगा, एयरपोर्ट पे दे दीजिएगा, वहाँ जाके दे दीजिएगा। और बल्कि क्योंकि मैं 8 शहरों में मैं मुख्तलिफ बैठता हूँ, तो मुझे पंजाब की साइड का बड़ा अच्छी तरह अंदाजा है कि वहाँ स्कैम्स कराची से ज़्यादा हैं। और वहाँ पर तो यहाँ तक बात पहुँच गई है कि आपने पहले कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। तो आम इंसान एक आदमी बोलेगा कि मैंने तो उसको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए ना, सिर्फ मैंने तो कोई पैसे नहीं दिए, अगर मेरा हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मेरा क्या जा रहा है। लेकिन आपकी सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी फाइनेंशियल डिटेल, फैमिली डिटेल सब उस कंसल्टेंट के पास है। कल को वो उसका कोई भी जो मिसयूज कर सकता है, ब्लैकमेलिंग आपको कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोग बेचारे थोड़े से अभी भी जो है ड्यू डिलिजेंस उन लोगों के अंदर कम है। तो मैं सब लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि जो लोग भी इमिग्रेशन, स्टडी अब्रॉड के हवाले से या किसी भी जो जराए के थ्रू बाहर जाना चाहते हैं, एक तो लीगल प्रोसेस को यूज़ करें, अच्छे कंसल्टेंट को हायर करेंगे तो मेरे ख्याल ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यही बात है ना, आपने बिल्कुल सही बात कही कि जब हमें शॉपिंग करनी होती है तो हम एक जगह नहीं 3-4 जगह पे सर्च आउट कर रहे होते हैं। और जब हमें बाहर या ऐसा कोई अपने ज़िंदगी का ज़रूरी काम करना है, तब हम कोशिश करते हैं कि खुद ही देख लेंगे, हम यार खुद ही कर लेंगे, किसी कंसल्टेंट के पास जाते ही नहीं है। सेम गोज़ सोशल मीडिया भी ऐसा ही है। मैंने भी जैसे सोनिया से डिस्कस किया कि सोनिया मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मेरी वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं, मेरी वीडियो पे जो है वो कमेंट्स आ रहे हैं, मेरी वीडियो पे सारी चीज़ें हैं, बट वो मेरे फॉलोअर्स पे रीच नहीं कर रहे, वो फॉलोअर्स गेन करने में मुझे मसला हो रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के भी होंगे। अच्छा सोनिया, एक मेजर क्वेश्चन, हम फेसबुक यूज़ करते हैं, हम इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, लोगों को बड़ा इस चीज़ की क्यूरियोसिटी है कि जी हम टिकटॉक से, यूट्यूब से तो अर्न कर सकते हैं, बट टिकटॉक और इंस्टा पे अगर हमने अपने आप को अच्छा रखा, अपनी रीच अच्छी रखी, तो हम इससे कैसे अर्निंग कर सकते हैं? मार्केटिंग सबसे, हम लोग जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं वो मार्केटिंग के बेस पे हम अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, आप किसी ब्रांड के प्रमोशन कर सकते हैं, अपने अकाउंट से वीडियो बना के लगा दें, कोई पिक्चर लगा दें, इस तरह से आप उस पर प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका यूके बेस अकाउंट है, यूएस बेस अकाउंट है, तो वो मोनेटाइज होता है। पाकिस्तान बेस अकाउंट जो होते हैं वो मोनेटाइज नहीं होते, उस पर आप जस्ट मार्केटिंग के थ्रू पेमेंट अर्न कर सकते हैं। अच्छा, मतलब यही ऐसा होता है ना, देखिए इंस्टाग्राम पे अगर आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं, आपके पास आपकी अकाउंट रीच अच्छी है, तो लोग आपको पीआरस, ये हमारे यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, इनका मेन पर्पस भी यही होता है। ये आपको मालूम है, कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, इनके फॉलोवर्स ज़्यादा होते हैं, इनके पास कोई इस तरह का कंटेंट नहीं होता कि आप यहाँ के इनके पेज पे जाके, इनके अकाउंट पे जाके कुछ सीख रहे हो। जस्ट आपको एक तरह से ये एंटरटेन कर रहे होते हैं। लेकिन आप बस बच्चों के पास तो कुछ होता नहीं है कि मोबाइल पे लगा के दे दी वीडियो देख लें। आपका बच्चे का तो खैर टाइम जा रहा होता है, उनके व्यूज़ बढ़ रहे होते हैं, उनका वॉच टाइम कंप्लीट हो रहा होता है, फ़ायदा उनका होता है। जब उनके एक सर्टन उसमें फॉलोवर्स की तादाद या सब्सक्राइबर्स की तादाद हो जाती है, तो वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को बताते हैं कि हमारे 1M फॉलोवर्स हैं या 1M सब्सक्राइबर्स हैं, जिस बेस पर उनको मार्केटिंग का समझें काम मिल जाता है। कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, कोई कैप्स होते हैं, इस तरह की शर्ट्स होती हैं, टी शर्ट, तो वो इसके ज़रिए अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, और वो मतलब सिर्फ एक वीडियो के ज़रिए ही अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। फ़हद, क्योंकि अभी हम अपने शो के इख्तितामी मराहिल की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि आपने माशाल्लाह इंडस्ट्री में काम भी किया है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ भी काम किया है, क्या डिफरेंस देख रहे हैं थोड़ी पुरानी हमारी इंडस्ट्री में और अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, और मज़ीद हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को या ड्रामा इंडस्ट्री को मज़ीद कैसे और बेटरमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा हमारा जो अलमिया ये अगेन सोशल मीडिया, पहले सोशल मीडिया नहीं था, तो जब हम काम कर रहे थे उस पर क्या था कि हमारे को पता था कि कुछ लोग ही, चंद लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और रिकग्नाइज होते थे और उनका काम देखा जाता था, लोग अप्रिशिएट भी करते थे, समझते थे। अभी सोशल मीडिया होने की वजह से, जैसे सोनिया ने बात की और ओवरऑल हमने बात की
कि फॉलोअर्स है ये, अब उसने लोगों को सेलिब्रिटी बना दिया। तो लोग हमें आके कहते हैं कि जी आपके कितने फॉलोअर्स है, मैंने कहा कि जी इतने, उन्होंने कहा आपके तो मुझसे बहुत कम है। वो मैं ये तो नहीं देखते कि हमने स्क्रीन पर कितना काम किया है। ओवरऑल एक्सपीरियंस देखें ना, नहीं है। अगर आप उनसे पूछेंगे आपने लाइफ में क्या किया, मैं किसी के सामने बैठ के बात करता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स देता हूँ, मैं कंपनीज को ट्रेन करता हूँ, तो एक बड़ा पोर्टफोलियो है। लेकिन जब मैं लोगों से बात करता हूँ कहते हैं आपके फॉलोअर्स कितने हैं, तो मैं वो कहते हैं कि जी कम है, तो कहते हैं हम काम नहीं करेंगे आपके साथ। तो मैंने कहा क्यों कह रहे हैं, आपके सोशल मीडिया फॉलोअर्स नहीं। तो मैंने कहा अगर आपने मेरे साथ सोशल मीडिया फॉलोअर्स किस पे करना है, तो मेरे सामने हज़ारों लोग बैठे हैं, मैं आपको उनके टिकटॉक अकाउंट देता हूँ, उनके साथ काम कर ले, वो हो सकता है आपको पढ़ा दें, सिखा दें कुछ। तो हमने ये एक स्टैंडर्ड बना लिया इंडस्ट्री में कि अब जो है वो फॉलोअर्स की बेस पे ही हम काम करेंगे। जैसे इन्होंने बोला कंटेंट क्रिएटर्स, और ये भी अर्ज किया कि कंटेंट उनका कुछ मायने खेज नहीं है या मीनिंगफुल नहीं है। एंटरटेनमेंट घर की वीडियो बना ली, पूरे दिन घर में क्या किया, गाड़ी में क्या किया, दोस्तों के साथ क्या किया, चाय के। अब इस तरह का एक भी वीडियो मेरे पास नहीं है मेरे पोर्टफोलियो में जो मैंने किया हो, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आता मैं ये क्यों करूं। मैं अगर कहीं अच्छे होटल में स्टे करूं, मैं एक व्लॉग जरूर बना के डालता हूं कि जी आज मैंने एक बड़ी प्रॉपर्टी पे स्टे किया, आज मैंने इस कंट्री ट्रैवल किया, तो उसका एक व्लॉग जरूर है। बट ये थोड़ी कि मैं पूरे दिन घर पे सो के उठ के क्या कर रहा हूँ, या भाई मेरा क्या कर रहा है, या वगैरह वगैरह। तो हमारे यहाँ एक तो एक स्टैंडर्ड सोशल मीडिया की वजह से, स्पेशली पाकिस्तान के कंटेंट को लेके या बाहर के भी, मैं पाकिस्तान को टारगेट नहीं करूंगा, बट हर जगह कंटेंट का लेवल जो है बहुत गिर गया है। पहले अगर हम बात करें ना पीटीवी के ड्रामों की, उसकी रिहर्सल ही कोई तकरीबन आप समझे 8-10 दिन होती थी, तब जाके वो परफॉर्म करते थे। फिर प्राइवेट चैनल्स आए, तो प्राइवेट चैनल्स पे हम जो काम करते थे उसकी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे पूरे दिन रिहर्सल होती थी, बट एटलीस्ट सीन से पहले हम रिहर्सल जरूर करते थे जी। हम वो समझते थे कि हाँ जी हम रेडी हैं उसको परफॉर्म करने के लिए। तो वो चीज़ें हो ही नहीं रही। अब वो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है सोशल मीडिया का ओवरऑल क्या है कि ईजी, जैसे ईजी मनी हम बात करें, स्कैम की बात करें, शाहजेब ने बात की अलग अलग तरह के स्कैम की, सोनिया ने बात की, आपने बात की, इमरान भी बात करके गए। तो जो जो हम बात करें सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से क्या हो रहा है कि जो स्कैमर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। शाहजेब ने कहा वो अपनी आवाज़ पहुंचा रहे और हम वैलिडेट नहीं कर रहे, हम ड्यू डिलिजेंस नहीं कर रहे। उसकी वजह यही है कि जी इतना कंटेंट आ गया, और हम अगेन मैंने जो शुरू में बात की थी, शैतानी कामों में बहुत अट्रैक्ट होते। तो इसी तरह के जो 2 नंबर काम हो रहे हैं या गलत तरीके के काम हो रहे हैं या फ्रॉड हो रहे हैं या स्कैम हो रहे हैं, हम उससे ज़्यादा अट्रैक्टेड है इंस्टेड ऑफ जो मेहनत से शाहजेब काम कर रहे हैं, सोनिया काम करी, इमरान काम करें, मैं काम कर रहा हूँ, आप काम करें, हम जितने लोग काम कर रहे हैं, मेहनत जो कर रहे हैं, पूरा पूरा दिन मेहनत करते हैं उस पर लगाते हैं। तो लोग अगेन वो डायमेंशन क्या लेते हैं कि सोशल मीडिया के फॉलोअर्स ज़्यादा है तो ये सही बोल रहा होगा। अब शाहजेब के फ़र्ज़ करें अगर 1000 फॉलोअर है, लेकिन ये काम माशाल्लाह सदियों से कर रहे हैं, 10-12 साल से इंडस्ट्री में, 13 साल से इंडस्ट्री में, तो लोग जो एक दिन में आके वीडियो बना के डाल रहे हैं, लोग उसको फॉलो करेंगे। जैसे इन्होंने अर्ज़ किया जो कंटेंट क्रिएटर आके बना रहा है वो उसका लॉ से लीगल से कोई कनेक्शन नहीं है। उसकी वजह ये है कि प्रमोशन के लिए बना रहा है लोग बहुत सारे क्यों बना रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हमारा हो गया इमिग्रेशन, तो हम जाके आप प्रमोट शुरू कर दें, जी मैं स्पेन चला गया, बहुत आसान प्रोसेस था स्पेन जाने का, ये करे वो करे, ये ऐसे डॉक्यूमेंट लाए। बस ज़रूरी नहीं वो हर किसी पे एप्लीकेबल हो, ज़रूरी नहीं आपकी प्रोफाइल और दूसरी प्रोफाइल में मैच हो। हर कोई समझता है कि उसने डाल दिया कंटेंट जैसे साजिब ने कहा, तो लोग उसको ही फॉलो करके समझते हैं कि हमारा भी हो जाएगा, और इसी तरह से वो एयरपोर्ट पे खड़े रहते हैं। और मैंने बहुत लोगों को दुनिया के मुल्कों में, गैर मुल्कों में बैठे देखा है रोडों पे, उनके पास उनको पता ही नहीं है। और दुबई में तो इतने स्कैम्स हुए हैं जॉब के, वर्क वीज़ा की बात की शाहजेब ने, सलून के काम के लिए ले जाके ख़वातीन से पता नहीं क्या क्या काम करवाए लोगों ने। और इसी तरह से एंटरटेनमेंट के लिए कि भाई आप एज अ सिंगर जाएं या मॉडल जाएं, ये करें, और पता नहीं क्या क्या कामों में फंसाया लोगों को। मुझे भी बहुत कॉल्स रिसीव होती हैं, अब चाहे दुबई हो चाहे मतलब बाहर के ममालिक से, बट यही बात है कि हम थोड़ा सा ज़ाहिर फील्ड में इस तरह से काम करें कि हम पहले सर्च आउट करते हैं कि ये ऑथेंटिक है नहीं है, हमें किस तरह से बुलाया जा रहा है। हमारे अपनी बेसिकली हमें लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि एटीट्यूड बहुत है, तो मतलब एटीट्यूड नहीं है, हमारी बाउंड्रीज हैं। हमें पता है कि हमें इस बाउंड्रीज में रह के काम करना है और इससे बाहर हम नहीं निकलेंगे। अब कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, भाई ये ऐड हम नहीं करते, इस तरह का काम, इस तरह का कैरेक्टर मैं नहीं करती, इवन दो इस तरह के गाने मैं नहीं गाती, तो ये है तो है, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आपको तो अपने जो प्रोफाइल जिसके साथ काम करे उसको वैलिडेट करना पड़ेगा कि मैं किसके साथ कर रहा हूँ। अब इसी तरह से बहुत सारे सिंगर्स में इंटरनेशनली, पाकिस्तानी भी हैं जो दुबई में और इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, वो ट्रूप्स को अपने साथ लेके जाते हैं वहाँ पे और वो वहाँ जाके स्लिप हो जाते हैं। उन्होंने गाना बनाया, उन्होंने बोला कि जी मेरे को एक शो चाहिए, वहाँ पे यूएस में, यूके में या कनाडा में वो ट्रूप्स को लेके जाते हैं, 12-12, 15-15 लोग जिनका गानों से या म्यूजिक से ताल्लुक ही नहीं है, उनमें से 5-6 लोग स्लिप हो जाते हैं। और इसी तरह से हमारे पड़ोसी मुल्क के एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी अभी जेल भी गए इसी केस में कि वो सदियों से लोगों को लेके जा रहे थे इसी काम में। तो जब आप कोई नेगेटिव काम करेंगे, आप किसी स्कैम के थ्रू लोगों को लेकर जाएंगे या आप खुद स्कैम करने जाएंगे,
तो यकीनन फिर इस तरह तो होगा ही। प्रोग्राम का टाइम अपने बिल्कुल अख्ताम को पहुंच चुका है। शाहजेब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस, और कम टाइम में जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस तक गई है उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। फहद, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। सोनिया, Thank you. ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू। और आपसे हमेशा से वैसे भी टिप्स एंड ट्रिक्स हम लेते रहते हैं, लेकिन ऑडियंस के लिए भी आज हमने आपसे बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स ली हैं। और ऑडियंस जो हमें देख रही है, यानी कि हमारे प्यारे वो लोग, यकीनन आज उन्होंने बहुत डिफरेंट चीज़ें सुनी होंगी, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन उनको मिली होगी। तो भाई आप लोग ये इन्फॉर्मेशन अपने पास मतलब सुन के ना भूल नहीं जाया करें, इसको याद रखें। कभी भी आने वाली ज़िंदगी में कोई कॉल आए आपके पास, ये जो स्कैम्स की आज हमने बात की है, तो इस तरह के स्कैम्स का शिकार ना हो। और फिर हमें बताइएगा भी ज़रूर कि आप लोगों को आज का शो लगा कैसा। नीचे कमेंट सेक्शन में जब यूट्यूब पे आप हमारा शो देखें तो ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मौसम थोड़ा सा आगे पीछे भी हो रहा है और बारिशों का भी कहा है कराची में। अच्छे की उम्मीद रखते हैं कि जो भी हो, बारिश भी हो तो अब्र रहमत बनकर ही हो। वैसे आजकल कराची के रोड्स का हाल बहुत बुरा है, तो बस कोशिश यही करते हैं कि अल्लाह पाक जो भी करे, दुआ अल्लाह से यही करते हैं वो अल्लाह पाक जो है वो बेहतर करे। अपना, अपने प्यारों का, अपने घर वालों का, अपने माँ बाप का बहुत सारा ख्याल रखें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, लोगों से जलना छोड़ दें, हसद करना छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जो मैं जिस चीज़ पे अमल करती हूँ, जो अल्लाह पाक ने आपको दिया है उस पर शुक्र करें, जो नहीं मिला उस पर सब्र करें। ज़िंदगी रही इंशाल्लाह फिर वीनस की स्क्रीन्स पे आपको नजर आएंगे जगमगाते हुए खूबसूरत सी बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।